वही सही। अब चलिए, तो पिछला रिवाइज कर लिए ना आप लोग लाइव वाले सब? कोई डाउट थोड़ी आप लोग को पूछ लीजिए, तो फिर हम लोग नेक्स्ट जिला स्टार्ट करेंगे जो है सूरजपुर। मैरीन फॉसिल पार्क का नाम क्या है मैडम, आप बताओ? मैरीन फॉसिल पार्क का नाम क्या रखा गया है? गोंडवाना मैरीन फॉसिल पार्क, ठीक है। कोरिया जिले का जिला मुख्यालय क्या है, आप बताइए रश्मि? कोरिया जिले का जिला मुख्यालय क्या है? रिवाइज करके नहीं आए हो आप? पढ़ के आया करो, रिवाइज किया करो, मैं क्वेश्चन डेली पूछूंगा, है ना? क्या है? बैकुंठपुर, ठीक है, बैकुंठपुर। गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान का सर्वाधिक हिस्सा कहाँ लगता, कौन कौन से जिले में फैला है गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान? सही बोल रहे हो, सूरजपुर। और सर्वाधिक हिस्सा कोरिया, है ना? हाँ ठीक है। उसका स्क्वायर किलोमीटर में कितना है, कितना है आप बताओ? स्क्वायर किलोमीटर कितना है गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान का? 14,126, ठीक है। चलो, लाइव वाले भी मैं क्वेश्चन पूछूं तो आंसर देंगे ना? मैं सारे का देख रहा हूँ। ओके, चलो शुरू करते हैं अगला जिला। देखो जिला दर्शन में ना बहुत सारे कॉन्सेप्ट, इधर साइड देखो सब लोग, जिला दर्शन में आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट बारीकी से क्लियर होंगे जो आपके पूरा ओवरऑल में क्लियर नहीं हो सकते, ठीक है? एक एक जिला को लेके उसके बारे में डिटेल पढ़ना, है ना? तो जब आप हम लोग पूरा पढ़ेंगे एक साथ इंटीग्रेट करके, है ना, तो वो सारी चीजें आपको याद आएंगी। तब एक बार अभी होगा, है ना, और दूसरा बार क्या होगा, उस समय रिवीजन हो जाएगा। तो वो बेहतर तरीका होता है, ज्यादा अच्छा तरीका उसको पढ़ने का। तो लॉन्ग टर्म बैच में ही पॉसिबल हो पाता है क्योंकि बहुत डिटेल पोर्शन है ना। तो इससे आप लोग को बहुत फायदा होगा जब भी आप लोग पढ़ेंगे, ठीक है? चलिए नेक्स्ट जिला देखते हैं कौन सा है, सूरजपुर। कौन सा जिला है? सूरजपुर जिला देखेंगे। तो सूरजपुर जिला के बारे में पहले देख लेते हैं हम लोग कि इसकी बॉर्डर कहां कहां से लगती है, ठीक है? पहले इसको ये वाले जो बड़े मैप है ना उसमें देख लेना, उसके बाद वहां पे लगाते हैं। चलो, तो यहां पे मैं आपको देखूं कौन सा जिला है, सूरजपुर। ये वाला जिला है सूरजपुर, ठीक है? मेरे साथ बताते जाना। चलो, सूरजपुर लिखने पे ज्यादा फोकस नहीं करेंगे, है ना? यहाँ पे लिखते रहेंगे लेकिन पहले ध्यान देना यहाँ पे जो जो पूछूंगा पहले। ये कौन सा जिला है? सूरजपुर। सूरजपुर की सीमा देखते हैं पहले। सूरजपुर, ये अगर मैप आपको बनाने आ गया तो सीमा को तो याद करने का जरूरत ही नहीं है आप लोगों को, ठीक है? तो सूरजपुर की सीमा इधर से किससे लग रही है? बलरामपुर से लग रही है। यहां पर से सरगुजा से, और इधर देखेंगे तो कोरबा भी टच करता है थोड़ा सा, है ना? इधर से देखेंगे तो कोरिया, और एक राज्य टच करता है वो है मध्य प्रदेश। तो अगर जिलों की बात करें तो 1 2 3 4 जिले टच करते हैं, और यहां पर एक राज्य टच कर रहा है, कौन सा? मध्य प्रदेश। तो इधर बलरामपुर, सरगुजा, कोरबा, और यहां पे टच करेगा कोरिया। तो यहां पे अगर मैं बात करूं ये वाले हिस्से को, ये कौन टच कर रहा है बताओ? बलरामपुर। बलरामपुर टच करेगा। ये वाले हिस्से को कौन टच कर रहा है? सरगुजा। ये वाले हिस्से को कोरबा, और ये वाले हिस्से को कोरिया, और एक राज्य टच कर रहा है जो ऊपर में मध्य प्रदेश, है ना? इसमें एक चीज और देखना है, देखो NH43 देख रहे थे हम लोग, तो इधर से आके NH43 इधर गया है, कोरिया गया है, वही NH43 सूरजपुर गया है, और वही जाके कहां गया है?
इसी नेशनल हाईवे पे हम लोग जा रहे हैं, जहां जहां ये नेशनल हाईवे गया है वहां वहां हम लोग को जाना है, ठीक है। उसके बाद ये नेशनल हाईवे कहाँ आया है, यहाँ पर रायगढ़ से आके ऐसा मुड़ गया है और ये जाके इस तरीके से आगे चला गया है, ठीक है। और यहीं पर एक जंक्शन है जहां से इधर से आया है NH 343, NH 343 क्या है, NH 343, और यहां पर से गया है इधर NH 130, NH 130। तो यहां पर जब जसपुर जिला में जाएंगे तो इतना बाकी NH को पढ़ेंगे, अभी सिर्फ क्या हम लोग नेशनल हाईवे पढ़ना है ये। तो यहां पर सूरजपुर जिला में कौन सा नेशनल हाईवे आया है, NH 43, इसी को देख रहे हैं, ठीक। चलो ये हो गया। तो NH 43 कोरिया जिले से आएगा यहां पर, तो कोरिया जिले से आके कहां जाएगा NH 43, सरगुजा जिला। तो यहां पर मैं बना देता हूं NH 43 सरगुजा जिला जा रहा है। कौन सा नेशनल हाईवे है, NH 43। इसी NH 43 में यहां पर स्थित है इसका जिला मुख्यालय, जिसका नाम है सूरजपुर। सूरजपुर, ठीक। सूरजपुर एक विकास खंड है, यहां पर स्थित है रामानुजनगर, रामानुजनगर, और यहां पर स्थित है प्रेमनगर। ये तीनों ही विकास खंड है, ठीक। ये कौन सा है, सूरजपुर, रामानुजनगर, प्रेमनगर, तीनों के बारे में कुछ ना कुछ पढ़ेंगे। उसके बाद ऊपर आ जाओ तो ऊपर में है यहां पर ओडगी, ओडगी, यहां पर है प्रतापपुर, और यहां पर है भैया थान, भैया थान। तो इसको ऐसे याद कर सकते हो, जैसे याद करना है तो ओ प्रताप भैया, ठीक है, याद हो जाएगा। ओडेगी, ओडगी, प्रतापपुर, भैया थान, है ना। मुख्य रूप से विकास खंड को कौन कौन से हैं वो याद रटने की जरूरत नहीं है, कहां कहां कौन कौन सा विकास खंड है, ये विकास खंड कौन से जिले के अंतर्गत आता है, आज तक नहीं पूछा है, न कभी तहसील को पूछा है कि कौन सा तहसील आता है करके। आपको याद रखना है प्लेस को, जिसके बारे में मैं विशेषता बता रहा हूं। भैया थान को मैं क्यों बता रहा हूं, क्योंकि वहां पर डुगडुगी पत्थर है। सूरजपुर को मैं क्यों बता रहा हूं, क्योंकि वहां पर पतलेश्वरी माता का मंदिर है, ऐसा याद रखना है। वो कहां पे है वो याद रखना है, ठीक है। तो हर जगह से जो मैं मार्क कर रहा हूं वहां पर यह ध्यान नहीं रखना है विकास खंड है कि तहसील है, आपको सिर्फ ये याद रखना है कि वो उस क्षेत्र की विशेषता क्या है, क्यों यहां पर मार्क किए हैं। और मैप में सिर्फ उन्हीं चीज को बनाना है जिससे संबंधित कुछ विशेषता है। अब यहाँ 75 ठो गांव है, वो 75 ठो गांव को याद रखना है क्या, नहीं याद रख, क्योंकि उससे संबंधित कुछ विशेषताएं नहीं है। हम सिर्फ उन विशेषताओं को अपने मैप में मेंशन करेंगे जिनको हमको कुछ याद रखना है। पर्यटन में कई सारी पर्यटन स्थल यहाँ पर हैं, तो वो कोई न कोई स्थल मैं यहाँ पे मार्क कर दिया, मतलब उससे संबंधित क्या है ये याद रखना है। तो ये हो गया आपका 3 और 3 6, ये विकास खंड है, 6 विकास खंड, ठीक। अब देखते हैं चलो इसके बारे में डिटेल। तो सबसे पहले देख लेते हैं सूरजपुर। सूरजपुर, सूरजपुर की बात करेंगे तो सूरजपुर एक क्या है, सबसे पहले तो जिला मुख्यालय है। सूरजपुर जिले का जिला मुख्यालय क्या है, सूरजपुर। पहली बात तो जिला मुख्यालय है। सूरजपुर में पतालेश्वर मंदिर है, पताल भैरव, पताल भैरव मंदिर, या इसी का नाम है काल भैरव मंदिर, ये पेपर में आ चुका है। पताल भैरव मंदिर कहां स्थित है, सीधा डायरेक्ट पर्यटन में आया था। तो पताल भैरव मंदिर या इसी का दूसरा नाम क्या है, कुछ भी बोले आपको, काल भैरव मंदिर कौन से जिला में स्थित है, सूरजपुर जिला में स्थित है। पढ़ लेंगे, याद हो जाएगा। तो 2 चीज बस इसके संबंधित सूरजपुर जिला में, एक जिला मुख्यालय है और एक पताल भैरव या काल भैरव मंदिर है। तो ये हो गया हम लोग का क्या, सूरजपुर। सूरजपुर कौन से नेशनल हाईवे पे स्थित है, NH 43 पे स्थित है। उसके बाद थोड़ा सा नीचे आ जाओ तो यहां पर आप देखेंगे रामानुजनगर, ठीक। इसके नीचे आ जाओ आएंगे आप तो आपको मिलेगा क्या, रामानुजनगर। यहां पे आएंगे रामानुजनगर, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके PSC में ही क्वेश्चन आया हुआ है इससे। रामानुजनगर,
रामानुजनगर में सीता लेखनी पहाड़ स्थित है। सीता लेखनी पहाड़, ये पेपर में सीधा पूछा था कौन से जिला में स्थित है। रामानुज विकासखंड के अंतर्गत आता है सीता लेखनी पहाड़। ठीक, सीता लेखनी पहाड़, सीता लेखनी पहाड़ में ऐसा वहां पर मान्यता है कि भगवान राम और सीता जब आए थे, भगवान राम, लक्ष्मण और सीता यहां पर पहुंचे थे सूरजपुर जिला में, तो यहां पर माता सीता ने, एक बच्चे लोग यहीं पर खेल रहे थे इस पत्थर के पास, एक पहाड़ है, एक पत्थर है सीता लेखनी पहाड़ में, तो उस पत्थर में बच्चे लोग खेल रहे थे और कुछ कुछ लिख रहे थे। तो माता सीता पढ़ी लिखी नहीं थी उस समय, तो उनको पढ़ने लिखने के लिए, लिखने का उनको, उनके मन में जिज्ञासा पैदा हुई कि मुझे भी लिखना आना चाहिए। तो लक्ष्मण भगवान ने इसी पत्थर पर पहली बार उनको कुछ लिख कर बताया था, लिखना सिखाया था। ठीक है, तो वहां पर आसपास के लोग इसको किस नाम से जाते हैं, सीता लेखनी, क्योंकि माता सीता यहां पर पहली बार लिखना शुरुआत की। मैं इमेज दिखाऊंगा आपको, सब एक साथ दिखाऊंगा पूरा। तो सीता लेखनी, यहाँ पे लिखा हुआ साक्ष्य मिला हुआ है अभी भी। ठीक है, तो उस क्षेत्र में इसको क्या नाम से जाना जाता है, सीता लेखनी पहाड़ के नाम से जाना जाता है। कुदरगढ़ पहाड़ी है यहाँ पर, कुदरगढ़, कुदरगढ़ पहाड़ी। तो ये कुदरगढ़ पहाड़ी में ही क्या स्थित है, सीता लेखनी स्थित है। सीता लेखनी, उसी पहाड़ पर माता सीता ने क्या किया था, कुछ लिखा था, कुदरगढ़ पहाड़ी। यहां एकमात्र शंख लिपि के साक्ष्य मिले हैं, शंख लिपि के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। देखो कई सारी लिपि आपको मिलेगी, ब्राह्मी, खरोष्ठी, अरमाई, ग्रीक, अशोक की सारी लिपि है। अबे अशोक की लिपि संबंधित महिला पर्यवेक्षक में सवाल भी पूछा था क्या, है ना। देखो सारी, बहुत सारी लिपि है। यहां पर शंख, पूरे भारत में एकमात्र शंख लिपि के साक्ष्य कहां मिले हैं, सीता लेखनी पहाड़ में मिले हैं। तो माता सीता कौन से लिपि में लिखी, शंख लिपि में। लिपि मतलब लिपना, लिपना जानते हो, है? तो लिखने की जो कला होती है उसको लिपि बोलते हैं, है ना। तो ये होती है शंख लिपि के साक्ष्य मिले हैं। कुदरगढ़ी, ठीक है, यहां पर वागेश्वरी देवी का मंदिर है, वागेश्वरी देवी का मंदिर है। कहां, सूरजपुर में, कुदरगढ़ पहाड़ी पे, है ना। और यहां पर कुदरगढ़ी महोत्सव का आयोजन किया जाता है, कुदरगढ़ महोत्सव का आयोजन किया जाता है प्रतिवर्ष। कितने फैक्ट आपको किससे याद रखने हैं, रामानुजनगर के क्षेत्र के अंतर्गत आता है। कुदरगढ़ महोत्सव का आयोजन किया जाता है, रामनवमी के दिन मेला लगता है, ये भी याद रखना। रामनवमी के दिन क्या लगता है, मेला लगता है यहाँ। तो ये सब याद रखेंगे आप। सीता लेखनी पहाड़, कुदरगढ़ पहाड़ी है यहीं पर, है ना। शंख लिपि के साक्ष्य मिले हैं सीता लेखनी पहाड़ में। वागेश्वरी देवी का मंदिर कहाँ है, कुदरगढ़ पहाड़ी पर ही स्थित है। कुदरगढ़ महोत्सव का आयोजन किया जाता है यहाँ, और रामनवमी के दिन मेला लगता है। ठीक, तो ये हो गया हम लोग का क्या, रामानुजनगर, रामानुजनगर हो गया, रामानुजनगर। ठीक है, अब ऊपर आते हैं भैया थान, भैया थान, भैया थान। भैया थान से संबंधित क्या है, भैया थान में यहां पर क्या है, डुगडुगी पत्थर मिला है, डुगडुगी पत्थर, इससे संबंधित भी पेपर में सवाल आया है। डुगडुगी पत्थर, मैं आपको इमेज दिखाऊंगा अभी। ऐसा पत्थर है दो ठो, एक पत्थर के ऊपर में दूसरा पत्थर वहां पर है ना। उस पत्थर को हिलाओगे ना तो डुगडुग का आवाज आता है, डमरू जैसे बढ़ता है डुगडुग, तो उसी को क्या बोलते हैं स्थानीय लोग, डुगडुगी पत्थर। तो एक को बोलते हैं डुगडुगी पत्थर ये वाला, और एक है ठिनठिनी पखना, इसमें कंफ्यूज मत होना, ठिनठिनी पखना। तो ऐसे ही पत्थर है सरगुजा जिला में, जहां पर से कुछ किसी से मारोगे तो ठिन ठिन का आवाज आता है, वो सरगुजा में है। तो ठिनठिनी पखना कहाँ, सरगुजा। डुगडुगी पत्थर कहाँ, सूरजपुर में, है ना, जिला सूरजपुर के भैया थान। तो ये है आपका डुगडुगी पत्थर, भैया थान। ठीक, आगे देखेंगे, यहां पर एक ग्राम है जिसका नाम है, देखो अब यहां पर से सरगुजा, सरगुजा के मतिरंगा की पहाड़ी से कौन सी नदी का उद्गम होता है, कौन सी नदी का उद्गम होता है, रिहंद नदी का उद्गम होता है। ठीक है, सरगुजा के रिहंद नदी का उद्गम होता है। तो रिहंद नदी जो है वो यहीं से क्या होती है, सरगुजा के बाद कहां जाती है, सूरजपुर, और फिर बलरामपुर चली जाती है रिहंद नदी। तो यहां से निकालो रिहंद नदी, यहां से निकली रिहंद नदी, ये इस तरीके से होती हुई कहां चली जाती है, बलरामपुर में चली जाती है। ठीक है, बलरामपुर में कौन सी नदी है ये, रिहंद नदी। रिहंद नदी के तट पे
एक ग्राम है जिसका नाम है केरता गांव। यहां पे ये ग्राम है केरता ग्राम, केरता ग्राम। तो केरता ग्राम में क्या है, केरता ग्राम में क्या विशेषता है? केरता ग्राम में शक्कर कारखाना है। केरता, केरता में शक्कर कारखाना है। प्रदेश के दूसरे क्रम का शक्कर कारखाना है। ठीक है, दूसरे क्रम का शक्कर कारखाना। देश का नाम क्या है? मां महामाया शक्कर कारखाना। प्रदेश का पहला शक्कर कारखाना कौन सा है? भोरमदेव शक्कर। देखो क्रम याद रखना है, इसका पूरा क्रम याद रखना पड़ेगा आपको। पहला भोरमदेव शक्कर कारखाना, दूसरा ये सूरजपुर का केरता में शक्कर कारखाना, मां महामाया शक्कर कारखाना। तीसरा नंबर बालोद जिला में शक्कर कारखाना, मां दंतेश्वरी शक्कर कारखाना। और चौथा फिर से कबीरधाम पहुंच जाओ। हाँ हाँ, तो चौथा सरदार वल्लभ भाई पटेल शक्कर कारखाना। चारों का सीक्वेंस बोलो अपने। पहला बोलो, देखो सुनो 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 सुनो, भोरमदेव, उसके बाद सूरजपुर, दूसरा, तीसरा बालोद, और चौथा फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल। एक और शक्कर कारखाना प्रस्तावित है, वो कहां है? बेमेतरा जिला में प्रस्तावित है, अभी बना नहीं है। ठीक है, तो 5वां नंबर का प्रस्तावित है बेमेतरा जिला में। ठीक, तो ये ऐसे याद रखना, मैप से याद रखना। पहला ये, दूसरा सीक्वेंस में जमाने भी पेपर में आया हुआ है, नाम भी पेपर में पूछा है, तो सबको याद रखना है। तो यहाँ पर केरता किस लिए प्रसिद्ध है? शक्कर कारखाना है यहाँ पर। ठीक, शक्कर कारखाना है। और क्या देखेंगे? यहाँ रिहंद नदी है। रिहंद नदी के बारे में डिटेल तो समझ जाएंगे। रिहंद नदी, रिहंद नदी, रिहंद नदी का उद्गम कहां से होता है? मतिरंगा, मतिरंगा पहाड़ी कहां? सरगुजा। और इसी पे मतिरंगा, ये जो रिहंद नदी है, रिहंद नदी पे यहाँ पे एक जलप्रपात का निर्माण करती है रिहंद नदी। यहां पर रक्सगंडा जलप्रपात। कौन सा जलप्रपात? रक्सगंडा जलप्रपात। रक्सगंडा, देखो रक्सगंडा और सरभंजा ये दोनों सिमिलर सिमिलर नाम लग रहा है आपको। तो रक्सगंडा जलप्रपात का निर्माण सूरजपुर में रिहंद नदी करती है। सरभंजा जलप्रपात का निर्माण मांड नदी सरगुजा में करती है। जब सरगुजा पढ़ेंगे तो उसको बताऊंगा मैं। यहां पर ध्यान रखना, रक्सगंडा जलप्रपात पेपर में पूछा है इसको भी। रक्सगंडा जलप्रपात कहां है? तो ये सूरजपुर जिला में रक्सगंडा जलप्रपात है। ठीक, कौन सा जलप्रपात है? रक्सगंडा। रक्सगंडा जलप्रपात है रिहंद नदी पर, रिहंद नदी पर सूरजपुर में। इसके अतिरिक्त अगर जलप्रपात की बात करें हम लोग, तो यहाँ पे कौन कौन सा जलप्रपात है? एक और जलप्रपात है जिसका नाम है जलप्रपात। जलप्रपात में यहां है तुर्रा प्रपात, तुर्रा प्रपात। ठीक है, एक तो हो गया रक्सगंडा, एक हो गया जुबा जलप्रपात, जुबा प्रपात। ये तीनों प्रपात याद रखेंगे। और एक है कुंदरू घाट, इसको भी याद रख लेना। कुंदरू घाट, कुंदरू घाट। ठीक, ये सारे जलप्रपात हैं। और यहां क्या है? राष्ट्रीय उद्यान। तो राष्ट्रीय उद्यान अभ्यारण्य, अभ्यारण्य की बात करेंगे तो कौन सा अभ्यारण्य सूरजपुर में? तमोर पिंगला अभ्यारण्य, तमोर पिंगला अभ्यारण्य। तमोर पिंगला अभ्यारण्य जो है उसका अगर क्षेत्रफल की बात करेंगे हम लोग, क्षेत्रफल 608 वर्ग किलोमीटर। छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा अभ्यारण्य क्षेत्रफल के आधार पे। ठीक है, छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा अभ्यारण्य, स्थापना हुई थी 1978, है ना। और विशेष क्या है? छत्तीसगढ़ का क्षेत्रफल के आधार पे सबसे बड़ा अभ्यारण्य, सबसे बड़ा अभ्यारण्य। यहां पर एक स्थित है, हो गया इतना, सारासोर। सारासोर, यहां पे एक स्थित जगह है सारासोर। सारासोर में गंगाधर मंदिर है, गंगाधर मंदिर सारासोर स्थित है। गंगाधर मंदिर है सारासोर में। ठीक है, इतना याद रखेंगे। यहां पे कोयला क्षेत्र देख लेते हैं। इसमें कोयला क्षेत्र,
कोयला क्षेत्र यहां कौन कौन सा है? सबसे पहला तो प्रतापपुर, प्रतापपुर, ठीक है। यहां पर राजा धर्मजीत सिंह, प्रतापपुर में एक रियासत है, प्रतापपुर रियासत था, सूरजपुर एक रियासत था सूरजपुर में, है ना। तो सूरजपुर में जो रियासत था, धर्मजीत सिंह उसके शासक थे। उनके प्रताप के कारण इस क्षेत्र का नाम क्या पड़ा? प्रतापपुर पड़ गया, ठीक। प्रताप, राजा धर्मजीत सिंह के प्रताप के कारण। तो यहां पे देखेंगे आप प्रतापपुर, है ना, रामकोला, रामकोला और विश्रामपुर, विश्रामपुर, प्रतापपुर, रामकोला और विश्रामपुर। प्रतापपुर यहां पे है ना, रामकोला यहां पे है, रामकोला ये कोल क्षेत्र है, कोयला मिलता है। ये प्रतापपुर भी कोल क्षेत्र है, कोयला मिलता है। और विश्रामपुर यहां पे है, इस साइड, विश्रामपुर यहां पे, विश्रामपुर, विश्रामपुर, विश्रामपुर को देखते हैं। विश्रामपुर को ध्यान रखना, SECL का उप मुख्यालय है, SECL, साउथ ईस्ट कोलफील्ड लिमिटेड, जो कोयला के खनन कार्य करती है, यही कंपनी साउथ ईस्ट कोलफील्ड लिमिटेड, है ना। तो यहां पर इसका उप मुख्यालय है, ये उप मुख्यालय। साउथ ईस्ट कोलफील्ड लिमिटेड SECL का मुख्यालय कहां है? बिलासपुर में, ये सब जानते हैं बिलासपुर में है करके। उप मुख्यालय को याद रखना, सूरजपुर है। सूरजपुर में भी कहां है? विश्रामपुर, ठीक है। टाइम से आएंगे ना। सूरजपुर में क्या है? उप मुख्यालय है उसका। तो मुख्यालय कहां है? बिलासपुर। और SECL का उप मुख्यालय एक बार पूछ दिया था पेपर में, ये है विश्रामपुर। और तीनों क्या है? कोयला क्षेत्र भी है। तो जब अपन अब खनिज पढ़ेंगे तो यहाँ पे लगा लोगे, अब सूरजपुर में कौन कौन सा कोयला क्षेत्र बोलो? प्रतापपुर, रामकोला, विश्रामपुर, ठीक है। चलो, तो ये है कोयला क्षेत्र, इतना याद रखेंगे। सरगुजा सूरजपुर जिले से संबंधित याद हो जाएगा। लाइव वालों को 1441 कौन बोल रहा है? गुरु घासदास राष्ट्रीय उद्यान का स्क्वायर किलोमीटर है वो एरिया, इसका नहीं है। इसका 608 वर्ग किलोमीटर एरिया, ठीक। बन जाएगा इतना। सूरजपुर में कौन सा मंदिर है? सूरजपुर में, सूरजपुर में पताल भैरव या काल भैरव मंदिर। शंख लिपि के साक्ष्य मिले, एकमात्र शंख लिपि के साक्ष्य जो है वही सीता लेखनी पहाड़ में प्राप्त हुए हैं, ठीक है। चलो, बागेश्वरी देवी मंदिर है ना, रामनवमी के दिन मेला लगता है। डुगडुगी पत्थर कौन से विकासखंड के अंतर्गत? भैया थान में, है ना। उसके बाद में क्या बताया? केरताग्राम में क्या है? शक्कर कारखाना है, मां महामाया शक्कर, जो छत्तीसगढ़ में कौन से क्रम का? सेकेंड नंबर क्रम का। और क्या क्या पढ़े? रामानुजनगर में तो हो गया, रामानुजनगर सूरजपुर हो गया, जिला मुख्यालय है ना। सारासोर में कौन सा मंदिर है? गंगाधर मंदिर। प्रतापपुर क्या है? कोयला क्षेत्र है। रामकोला कोयला क्षेत्र है और विश्रामपुर भी कोयला क्षेत्र है। SECL का दूसरा नंबर का मुख्यालय है, यहां पर है स्थित। अब अभ्यारण्य को बनाने की जरूरत नहीं है, अभ्यारण्य इस क्षेत्र में स्थित है, ठीक है। अभ्यारण्य कौन सा अभ्यारण्य है? तमोरपिंग, जो छत्तीसगढ़ का सबसे क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा अभ्यारण्य है। कितने जिलों को छू रहा है सीमा? 1, 2 और ये 3 और ये 4, और राज्य एक सीमा, खत्म। कौन सा नदी गुजरा है यहां से? रिहंद नदी गुजरा। रिहंद नदी पे कौन सा जलप्रपात है? रक्सगंडा जलप्रपात है। और कौन कौन सा प्रपात पढ़े हम लोग इसमें? तुर्रा प्रपात, जुबा प्रपात और कुंदरू घाट, ये 3 और प्रपात पढ़े, ठीक। इतना याद रखेंगे, लाइव वालों को याद हो जाएगा। आगे बढ़े। अच्छा, एक चीज और याद रखना, सूरजपुर में एक औद्योगिक क्षेत्र है नयनपुर गिरवरगंज, नयनपुर गिरिवरगंज औद्योगिक क्षेत्र है, ठीक है। जैसे कि रायपुर में औद्योगिक क्षेत्र सिलतरा है। औद्योगिक क्षेत्र हर जिला में डिसाइड किया जाता है, वहीं पे उद्योगों को परमिशन मिलता है। तो कई सारे औद्योगिक क्षेत्र हैं, है ना, बाद में एक साथ पढ़ लेंगे अपन। पहले यहां पर देखना, नयनपुर गिरवरगंज औद्योगिक क्षेत्र कहां है? सूरजपुर जिला में, ये याद रखें। आगे बढ़े, लाइव वाले कमेंट करते रहा करो ना, सोना नहीं है। चलो, हो जाएगा ये। चलो आगे बढ़े। सूरजपुर जिला कंप्लीट।
अब आ गए हम लोग कौन सा जिला, सरगुजा जिला। तो सरगुजा जिला में देखो यहाँ पे ये वाला चीज देखो, ये वाला मैप यहाँ पे देखो, ये NH3 कहाँ जा रहा है, अब सरगुजा जिला जा रहा है ना। तो हम लोग देखते हैं अब सरगुजा जिला। ये NH343 जो है उसको थोड़ा सा ध्यान देना, NH343 और NH130 ये यहीं से कट जाएगा, NH343 और 130 ये जो है NH343 और 130। NH343 सरगुजा जिले से ही इधर बलरामपुर जिला जाता है NH343, और 130 इधर आता है NH343 और NH130। ठीक है, तो इसको तो बनाया नहीं हो ना, चलो तो इसको देख लेते हैं हम लोग सरगुजा जिला। अब सरगुजा जिला की बात करेंगे तो कौन कौन सी सीमा लग रही है, ऊपर ये बलरामपुर, ठीक है बलरामपुर, और इधर से जशपुर, इधर से रायगढ़, और यहां पर से कोरबा और सूरजपुर। तो 1 2 3 4 और 5 जिलों की सीमा को छू रहा है क्या, सरगुजा जिला। ठीक है, इधर बलरामपुर, इधर जशपुर, इधर रायगढ़, इधर कोरबा और इधर सूरजपुर। तो चलो लिखो, अब यहां पे देखेंगे हम लोग, तो ये कौन सी सीमा को छू रहा है, ये सरगुजा जिले के, ये इधर किसको छुएगा, जशपुर, ये वाला क्षेत्र है ना बलरामपुर, तो ये है जशपुर, जशपुर ये वाला क्षेत्र, ये तो पूरा जशपुर ही है। यहां पर जशपुर नहीं है, रायगढ़ है, यहाँ पे कोरबा नहीं है, ये रायगढ़, रायगढ़ नीचे रायगढ़ थोड़ा सा धसा हुआ है इसमें, है ना। इधर कौन सा छू रहा है, कोरबा, कोरबा का छुरी तहसील छूता है, लेकिन उतना याद रखने का जरूरत नहीं, कोरबा याद रखो। फिर इधर और एक राज्य छूता है ऊपर, नहीं राज्य नहीं छुएगा, है ना। यहां पे कौन सा छुएगा, बलरामपुर, बलरामपुर, तो ये सीमा लग रही है इसकी। ठीक है, अब ये सूरजपुर से इसमें जो नेशनल हाईवे आता है उसको बनाते हैं। चलो यहां पर से सूरजपुर से कौन सा नेशनल हाईवे आया, NH43, यहां पर आएगा NH43। NH43 इधर आएगा, यहां पर इसका जंक्शन पॉइंट है। NH43 यहां तक आएगा और इधर से आएगा क्या, NH343, इधर से आएगा NH343 और इधर चले जाएगा NH130। ये चला जाता है आपका कोरबा। ठीक, ये कौन सा है, NH43, ये कौन सा है, NH343, और ये कौन सा है, ये कोरबा जो जा रहा है NH130, NH130। तो 3 नेशनल हाईवे सरगुजा जिले में आ रहे हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे, यहां पर आ गया ये, और ये जो इसका जिला मुख्यालय है ये है अंबिकापुर। अब ये जो NH43 है ना, NH43 इधर NH30 चला जाता है, ये सरगुजा जिला आएगा, NH43 इधर जाएगा, तो ये चला जाएगा इधर, NH43 आगे। आगे ठीक है, जशपुर जिला चला जाएगा, फिर इधर से ऐसे मुड़ जाता है। तो यहाँ पे रायगढ़ से ऐसा मुड़ेगा ना, ये एग्जैक्ट मैप अगर कहीं देखेंगे आप, तो ये इधर से आके रायगढ़ अगर थोड़ा इधर बनेगा तो रायगढ़ से आके जशपुर जिला में मुड़ेगा। ठीक है, उसको अपन जशपुर जिला में करेक्ट कवर कर लेंगे। तो यहाँ पे देखो, इसके हिसाब से ये वाला जो क्षेत्र है वो है अंबिकापुर, अंबिकापुर, ये वाला जो क्षेत्र है उसका नाम है अंबिकापुर। अंबिकापुर से आगे आएंगे तो एक विकास खंड है जिसका नाम है बतौली। क्या है, बतौली। बतौली से हम जब आगे आएंगे तो एक विकास खंड है जिसका नाम है सीतापुर। कौन सा विकास खंड है, सीतापुर विकास खंड, है ना।
सीतापुर विकासखंड। अब इधर आ जाओ, तो इधर दो विकासखंड है, एक है राजपुर विकासखंड और एक है, इधर आएंगे जब हम लोग तो ये है उदयपुर विकासखंड। उदयपुर विकासखंड, एक मिनट है, लखनपुर है ये, राजपुर नहीं है, लखनपुर है, लखनपुर विकासखंड और ये उदयपुर विकासखंड। यहां पे एक तहसील है जिसका नाम है लुंड्रा तहसील, मतलब विकासखंड भी है ना, लुंड्रा। इतना याद रखेंगे पहले इसमें, फिर धीरे धीरे करके बनाते चलते हैं। यहां पे देखो, सबसे पहला तो क्या पढ़े अपन, जिसका जिला मुख्यालय कौन सा है, अंबिकापुर से रिलेटेड डिटेल पढ़ते हैं। चलो, अंबिकापुर पहला तो जिला मुख्यालय है। अंबिकापुर जो है 14 नगर निगम में से एक है। 14 नगर निगम है पूरा छत्तीसगढ़ में, उसमें से एक क्या है, ये नगर निगम है। 14 नगर निगम में से एक है, और एक नगर निगम है तो इसमें क्या होंगे, महापौर होंगे। तो अजय तिर्की जो है इसके महापौर हैं, अजय तिर्की महापौर है। ये एक विधानसभा क्षेत्र भी है, विधानसभा क्षेत्र। तो इस विधानसभा क्षेत्र के विधायक होंगे, विधायक कौन है, टी.एस. सिंहदेव। टी.एस. सिंहदेव का फुल फॉर्म क्या है, त्रिभुवनेश्वर शरण सिंहदेव। तो टी.एस. सिंहदेव है, ठीक है। ये एक नगर निगम भी है, ये एक विधानसभा क्षेत्र भी है, और ये एक संसदीय क्षेत्र भी है, ठीक है। क्या है ये, संसदीय क्षेत्र भी है। तो इसके सांसद होंगे, तो इसकी सांसद है रेणुका सिंह, बीजेपी की सांसद है, लोकसभा सांसद रेणुका सिंह। एक सेकंड, रेणुका सिंह है, ठीक है, रेणुका सिंह है, संसदीय क्षेत्र है, ठीक। यहां पर अंबिकापुर में क्या है, सरगुजा विश्वविद्यालय है। सरगुजा विश्वविद्यालय को संत गाहिरा गुरु विश्वविद्यालय कहा जाता है। नाम इसका क्या है, संत गाहिरा गुरु विश्वविद्यालय, सरगुजा विश्वविद्यालय, ठीक है। चलो, यहां पर राज्य का प्रथम बायोटेक्नोलॉजी पार्क बन है, राज्य का प्रथम बायोटेक्नोलॉजी पार्क है, राज्य का एकमात्र बायोटेक्नोलॉजी पार्क प्रथम है, राज्य का प्रथम बायोटेक्नोलॉजी पार्क। क्या किया जाता है बायोटेक्नोलॉजी पार्क में, यहां पर साइंटिस्ट लोग को ऐसा इन्वायरमेंट प्रदान किया गया है कि वो लोग जीव के विकास का अध्ययन कर सके, ठीक है। चलो, तो ये राज्य का प्रथम बायोटेक्नोलॉजी पार्क है यहाँ पे। तो अंबिकापुर से संबंधित याद रखेंगे, क्या क्या याद रखेंगे, एक जिला मुख्यालय है, 14 नगर निगम में से एक है जिसके महापौर कौन है, अजय तिर्की है। एक विधानसभा क्षेत्र है, किसका विधानसभा क्षेत्र है, टी.एस. सिंहदेव का, ठीक है। एक लोकसभा क्षेत्र है जिसमें सांसद कौन है, रेणुका सिंह है। और क्या है, सरगुजा यूनिवर्सिटी है, संत गाहिरा गुरु यूनिवर्सिटी नाम है। उसको पूछता है सरगुजा कौन सी यूनिवर्सिटी का नाम संत गाहिरा गुरु के नाम पे रखा गया है, ऐसा पूछता है। तो सरगुजा यूनिवर्सिटी। और छत्तीसगढ़ का प्रथम बायोटेक्नोलॉजी पार्क बनाया गया सरगुजा में क्या, अंबिकापुर। तो ये सब है अंबिकापुर से संबंधित। ये जिला मुख्यालय भी है अंबिकापुर के बाद आगे देखते हैं हम लोग। तो यहां पे अगर आप देखोगे, ठीक, यहां पर तो ये वाला क्षेत्र में है मैन पार्ट, सरगुजा जिला में इस वाले क्षेत्र में मैन पार्ट है। मैन पार्ट से एक नदी का उद्गम हुआ जिसका नाम क्या है, मांड नदी। मैन पार्ट से एक नदी का उद्गम हुआ है जिसका नाम है मांड नदी। इधर चली जाती है मांड नदी पे कौन सा जलप्रपात निर्मित है भाई, मांड नदी पे सरभंजा जलप्रपात स्थित है मांड नदी पे, यहीं पे बनाना इसको, ठीक।
मान नदी पे। चलो मेन पार्ट के बारे में पढ़ते हैं हम। मेन पार्ट, मेन पार्ट के बारे में कई सारा डिटेल पढ़ना है। अब इसमें देखेंगे मेन पार्ट, यहां बीच में लिखते हैं मेन पार्ट। मेन पार्ट में सबसे पहला बात तो याद रखना, यहां से 1962 में तिब्बती शरणार्थियों को बसाया गया था। तिब्बती शरणार्थियों को बसाया गया था, बसाया गया। देखो 1962 में इंडिया चाइना वॉर हुआ तिब्बत को लेके, तो तिब्बत से जो लोग आए उसको कहां बसाया गया? मेन पार्ट में। तो ये तिब्बती शरणार्थी लोग का प्रमुख केंद्र बन गया है वहां पर, है ना। तिब्बती शरणार्थी को बसाया गया था, तिब्बती शरणार्थियों को यहां पर बसाया गया था। इसका नाम क्या है? छत्तीसगढ़ का शिमला कहते हैं इसको, छत्तीसगढ़ का शिमला बोलते हैं, ठीक, छत्तीसगढ़ का शिमला। और मेन पार्ट में, ठीक है, मेन पार्ट से कौन सी नदी का उद्गम हुआ है? मांड नदी। मांड नदी पर क्या है? सरभंजा जलप्रपात, सरभंजा जलप्रपात। और यहाँ पे कई ठो पर्यटन स्थल हैं जिसकी बात हम लोग करेंगे। तो मेन पार्ट में कौन कौन सा है? जलप्रपात की अगर बात करें तो टाइगर पॉइंट, टाइगर पॉइंट, इको पॉइंट, ये सब क्या है? जलप्रपात है। मेहता पॉइंट, टाइगर पॉइंट, इको पॉइंट, मेहता पॉइंट, और क्या है वहां पर? अगर देखेंगे अपन फिश पॉइंट, मछली पॉइंट, फिश पॉइंट, ये वही है, फिश पॉइंट। हाँ, उल्टा पानी, जलजली क्षेत्र, जलजली। देखो उल्टा पानी, वहां पर एक क्षेत्र है जहां पर पानी उल्टा बहता है। मेन पार्ट गए हो? उल्टा बहता है पानी। और एक क्षेत्र है जलजली, जहां पे जाओगे तो भूमि क्या है? नम है एकदम, तो ऊपर जंप करते हैं लोग, है ना, तो वो जलजली क्षेत्र है यहाँ पर, है ना। और ये सारे क्या है? जलप्रपात है बाकी। मेन पार्ट, यहां पर ये जो ऊंची चोटी है इसकी हाइट है 1152 मीटर। ये एक पाट प्रदेश है। पाट किसको बोलते हैं? शिखर समतल होता है, शिखर समतल होता है। तो वहां पर हाइट क्या है इसकी? 1152 मीटर है हाइट। तो मेन पार्ट से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट स्थल है, अच्छे से याद रखेंगे इसको। मेन पार्ट हो जाएगा याद? हाँ, चलो मेन पार्ट के आगे बढ़ते हैं। मेन पार्ट से आगे हम लोग देखेंगे जब, तो एक है यहां पर, आप देखो ये वाला क्षेत्र में बनाना, ये वाला क्षेत्र में सूरजपुर जिला। तो सूरजपुर जिला और सरगुजा, इसका ये वाला क्षेत्र में है रामगढ़ की पहाड़ी। ये पहाड़ी का नाम है रामगढ़ की पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी? रामगढ़ पहाड़ी। इसका विस्तार सर्वाधिक सरगुजा में है, लेकिन थोड़ा सा विस्तार सूरजपुर में भी जाता है इसका, रामगढ़ की पहाड़ी का, ठीक है। थोड़ा सा ही विस्तार है सूरजपुर में, लेकिन सरगुजा और सूरजपुर दोनों में विस्तार है। लाइव वालों को ये पेन का जो कलर है वो क्लियर है कि नहीं दिख रहा है? नहीं बताओ, यहाँ पे बता दिया हूं ना, रामगढ़ की पहाड़ी, सर्वाधिक विस्तार सरगुजा। तो रामगढ़ की पहाड़ी से रिलेटेड बहुत सारी चीज पढ़नी है हम लोग को। तो इसके आगे देख लेते हैं हम लोग रामगढ़ की पहाड़ी, रामगढ़ की पहाड़ी। रामगढ़ पहाड़ी, इसका विस्तार कहां है? सरगुजा और सूरजपुर। सर्वाधिक विस्तार कहां है? सरगुजा जिला में। रामगढ़ की पहाड़ी से संबंधित डिटेल देखो, यहां पर 3 ठो गुफा है मुख्य रूप से, सीता बेंगरा, सीता बेंगरा, लक्ष्मण बेंगरा, सबसे पहले लिखते सीता बेंगरा, जोगी मारा, जोगी मारा, और तीसरी गुफा है यहां लक्ष्मण बेंगरा। क्या है? लक्ष्मण बेंगरा। तो सीता बेंगरा के बारे में पहले पढ़ते हैं। सीता बेंगरा में विश्व के प्राचीनतम नाट्यशाला के प्रमाण मिले हैं, प्राचीनतम नाट्यशाला के प्रमाण मिले हैं। वहां पर एक मंच है, मैं सारा इमेज दिखाऊंगा ना, जो जो पर्यटन स्थल है ना सबका एक बार दिखा दूंगा, एक साथ दिखा दूंगा कि साथ साथ दिखाऊं, उसमें ज्यादा टाइम लगेगा साथ साथ अगर दिखाऊंगा तो देखो एक यहां पर एक तो मंच बना हुआ है ना। मंच में क्या है? साक्ष्य मिले हैं वहां पर कि वहां पर क्या है, पहले समय में क्या का नाटक का मंचन होता रहा होगा। तो विश्व के सबसे प्राचीनतम नाट्यशाला का जो
है प्रमाण, वो कहां मिला है? हमारे छत्तीसगढ़। ये छत्तीसगढ़ की सबसे महत्वपूर्ण कुछ विशेषताओं में शामिल है ना। अगर जब भी आपको कोई बोले कि छत्तीसगढ़ के बारे में 5 मिनट में बताओ, तो पहला पॉइंट आपका जो होगा ना, वो सबसे ज्यादा ये है कि यही होना चाहिए आप, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण साक्ष्य है। आप सोचो, पूरे विश्व के प्राचीनतम नाट्यशाला के, मतलब उस समय भी ये दूसरी तीसरी, अगर आप क्रम देखें इसका, तो दूसरी तीसरी ईसा पूर्व के साक्ष्य हैं। ये इतने प्राचीनतम साक्ष्य छत्तीसगढ़ में रामगढ़ की पहाड़ी से मिले हैं, सीता बेंगरा की गुफा से। कई बार इसमें से सवाल आया है। अब यहां पर क्या है, सीता बेंगरा की गुफा में चित्र बने हुए हैं, बहुत सारे नाटक करने के चित्र, मतलब नाट्य के चित्र बने हुए हैं। तो ये किससे संबंधित है? चित्रकला से संबंधित है। इसको पेपर में पूछता है, 4 ठो विधा दे देता है, चित्रकला और 2-3 ठो विधा देगा, तो वो किससे संबंधित है करके पूछता है। क्या? जोर से बोलो। जोगीमारा गुफा है, बताऊंगा ना अभी, जोगीमारा गुफा। तो यहां पर क्या है, चित्रकला के साक्ष्य मिले हैं, है ना, चित्रकला के, प्राचीनतम चित्रकला के साक्ष्य। हाँ, तो इतना याद रखेंगे सीता बेंगरा गुफा में। उसके बाद याद रखना जोगीमारा गुफा। जोगीमारा गुफा जो है, यहां से ये कौन सी गुफा है? मौर्यकालीन गुफा है। यहां पर से क्या साक्ष्य मिले हैं? मौर्य काल के साक्ष्य मिले हैं। मौर्य काल में भी किसके साथ? मौर्य काल में तो कई सारे राजा हुए थे, उसमें से किसका साक्ष्य मिला है? अशोक का साक्ष्य मिला है। मौर्यकालीन अशोक के साक्ष्य मिले हैं। यहां पर देवदत्त नर्तक और सुतानकी नर्तकी की प्रेम गाथा का वर्णन है। चित्र के माध्यम से दिखाया गया है। देवदत्त नर्तक थे, डांसर, और ये नर्तिका थी, इनके प्रेम गाथा का चित्रण है यहाँ पे जोगीमारा गुफा में। तो कौन सी गुफा मौर्यकालीन गुफा है करके 4 ऑप्शन देगा आपको, तो लगा लोगे कौन सी गुफा है? जोगीमारा की गुफा है। ठीक है। विश्व की प्राचीनतम नाट्यशाला कहां प्राप्त हुआ है? सीता बेंगरा गुफा में। कौन सी सदी के? दूसरी तीसरी सदी के। ठीक। लक्ष्मण बेंगरा में कुछ नहीं मिला है, गुफा बस है वहां पर। ठीक। तो सीता बेंगरा, जोगीमारा और लक्ष्मण बेंगरा, 3 गुफा याद रखेंगे आप। रामगढ़ की पहाड़ी में स्थित है। रामगढ़ की पहाड़ी का विस्तार सरगुजा और सूरजपुर। एक बहुत महत्वपूर्ण, अब देखना, रामगढ़ की पहाड़ी के बारे में डिटेल पढ़ा। रामगढ़ पहाड़ी अलग से लिखना, रामगढ़ पहाड़ी। तो रामगढ़ पहाड़ी की हम लोग अगर बात करें, तो रामगढ़ पहाड़ी की खोज कर्नल आउसले ने की थी। कर्नल आउसले ने 1848 ईस्वी में रामगढ़ की पहाड़ी की खोज की थी। सन, खोजकर्ता का नाम सब याद रखना, कुछ नहीं भूलना है। जो जो बोर्ड पे लिख रहा हूं, एक पॉइंट नहीं छोड़ना है। ये फिर आएगा पर्यटन में, तो उस समय पता रहना चाहिए आप लोग। कर्नल आउसले किसने की थी? जोर से, कौन सा सन में? आप बोला करो ना, बोलना है, मैं जो बोलूं तो सबको। 1848 में क्या, किसकी खोज की? कर्नल आउसले ने रामगढ़ की पहाड़ी की खोज की थी। देखो, रामगढ़ की पहाड़ी इसलिए प्रसिद्ध है क्योंकि यहां पर एक शासक हुए थे, वाकटक वंशी शासक। देखो, आप जब वाकटक वंश का शासन था इस क्षेत्र में, जब आप छत्तीसगढ़ का हिस्ट्री पढ़ोगे तो वहां पे पढ़ोगे, यहां पर वाकटक वंशी शासक थे। और वाकटक वंश में कई शासक हुए, उसमें से एक शासक हुए कौन? प्रवर सेन। कौन हुए? प्रवर सेन। तो प्रवर सेन के शासन काल में कालिदास छत्तीसगढ़ आए। प्रसिद्ध कवि कालिदास की कई सारी किताबें हैं। ठीक है। तो कालिदास ने क्या किया, यहीं पर अपनी प्रसिद्ध किताब मेघदूतम की रचना की। मेघदूतम एक प्रसिद्ध संस्कृत में लिखा हुआ एक काव्य है, कविता है। मेघ का मतलब क्या होता है? बादल। मेघदूतम, वहां पर क्या किया उन्होंने? मेघदूतम में यक्ष और यक्षिणी है, नायक और नायिका। उस कविता में एक प्रेम प्रसंग है, लव स्टोरी है वो कविता, और उसमें नायक का नाम क्या है? यक्ष। ठीक है। और यक्षिणी या रति भी कहते हैं, जो नायिका है उसकी। उसमें यक्ष जो है वो अपनी, मतलब उसमें प्रेम और उन दोनों के बिछड़ने का प्रसंग का पूरा वर्णन है। यक्ष जो है अपनी प्रेमिका जो है यक्षिणी या कह लीजिए रति, उसको बादल के माध्यम से क्या लिख रहा है? मेघ में पत्र लिख रहा है, उस कविता में बताया गया है। तो इसलिए उसका नाम क्या पड़ा? मेघदूतम। तो इसी रामगढ़ की पहाड़ी पर उनका स्टेच्यू बना हुआ है, कालिदास का, बाकायदा संरक्षित किया गया उस क्षेत्र को।
बहुत संस्कृत की बहुत प्रसिद्ध रचना है, जिसका बाद में कई भाषाओं में अनुवाद भी हुआ है। उसी तरीके से छत्तीसगढ़ी भाषा में भी इसका अनुवाद हुआ है, छत्तीसगढ़ी अनुवाद। तो इस मेघदूतम का छत्तीसगढ़ी अनुवाद किया हमारे यहाँ मुकुटधर पांडे ने। मुकुटधर पांडे ने इसका क्या किया, छत्तीसगढ़ी अनुवाद किया। मुकुटधर पांडे को छायावाद के जनक के रूप में जाना जाता है। छायावाद के जनक छत्तीसगढ़ में कौन है, मुकुटधर पांडे। ठीक, तो इसमें से देखो आप, कालिदास की और कई रचनाएं हैं, ऋतु संहारम है ना, मेघदूतम तो है ही, ऋतु संहारम, रघुवंश मणि, ठीक है, कुमार संभवम, ये सारी रचनाएं कालिदास के इंडियन हिस्ट्री में पढ़ेंगे, ठीक है, उसमें पूरा साहित्य पढ़ेंगे ना, उसमें बताऊंगा मैं आपको। तो कालिदास की रचनाएं हैं। कालिदास ने जब इसको लिखा तो एक लेखक क्या रहता है, जब कुछ लिखता है कविताएं तो वो उसमें खुद डूब जाता है। कालिदास ने जब ये कविता लिखी तो नागार्जुन एक बहुत फेमस कवि थे, इसको लिखना मत, बस जानकारी के लिए रखो। नागार्जुन भी एक फेमस बहुत ज्यादा कवि है। नागार्जुन ने कालिदास पर कविता लिखी थी। उन्होंने कहा कि अमल धवल के गिरि शिखरों पर बोलो तुम कब तक सोए थे, कालिदास सच सच बतलाना रति रोई कि तुम रोए थे। तो उन्होंने किसके ऊपर लिखा, कालिदास। लेखक कभी कभी लिखते हुए क्या है, खुद उसमें डूब जाता है। तो उस चीज को नागार्जुन ने समझा और कहा कि तुम खुद रोए हो कि वाकई में यक्ष यक्षिणी या रति रोई थी। तो कालिदास उसमें ऐसा वर्णन करते हैं उसका कि वो खुद ही डूब गए हैं कविता में और खुद रोते हैं। उसको उन्होंने क्या किया, चित्रित किया उस कविता में। ठीक, चलो कभी मौका मिले तो पढ़ना मेघदूतम। ठीक, छत्तीसगढ़ी अनुवाद मुकुटधर पांडे ने किया है, छायावाद के जनक माने जाते हैं ये। ठीक है, यहीं पर इतना ही है इसमें। यहां पर रामगढ़ महोत्सव का भी आयोजन किया जाता है। रामगढ़ महोत्सव का आयोजन किया जाता है आषाढ़ माह, आषाढ़ माह में 2 दिवसीय आयोजन होता है रामगढ़ महोत्सव का, इसमें आयोजन किया जाता है। तो ये सब याद रखेंगे, रामगढ़ पहाड़ी, सीता बेंगरा, जोगी मारा, लक्ष्मण बेंगरा, बहुत प्रसिद्ध स्थल है ना। ठीक है, यहां पर से लिख लियो सबको। एक और नदी है जिसका नाम है रिहंद नदी। तो यहां पर जो है ना, ये वाला जो क्षेत्र है, यहां पर कोरबा है। ठीक, अब ध्यान से समझो, इधर मैप में बता रहा हूं। कोरबा, ये क्या है, सरगुजा, और ये क्या है, रायगढ़। छुरी, मतीरंगा, उदयपुर की पहाड़ी। जब प्राकृतिक प्रदेश पढ़ाऊंगा तो छुरी, उदयपुर की पहाड़ी उत्तरी सीमांत उच्च भूमि बनाती है। उत्तरी सीमांत उच्च भूमि को छुरी, उदयपुर की पहाड़ी बोलते हैं, लेकिन उसमें 3 पहाड़ी शामिल है, छुरी, मतीरंगा और उदयपुर। तो ये 3 क्षेत्र में शामिल है, वो तीनों पहाड़ियां अलग अलग बनाते हैं। एक ही हिस्सा है पूरा, एक ही साथ बनाओ, ऐसा ऐसा यहां पर। तो यहां मुख्य रूप से ये छुरी की पहाड़ी कहां है, कोरबा में। अगर आपको डायरेक्ट अलग अलग पूछता है, मतीरंगा की पहाड़ी अगर पूछा, मतीरंगा कहां है, सरगुजा जिला में। उदयपुर की पहाड़ी जो है ना, ये उदयपुर की पहाड़ी सरगुजा और रायगढ़ दोनों जिला में फैला हुआ है। तो अलग अलग लिख लेना, छुरी की पहाड़ी सिर्फ कोरबा, मतीरंगा की पहाड़ी सिर्फ सरगुजा, और उदयपुर की पहाड़ी कहां, सरगुजा और रायगढ़ दोनों जिला में इसका क्या है, विस्तार है। तो इसी मतीरंगा की पहाड़ी से उद्गम होता है कौन सी नदी का, रिहंद नदी। कौन सी नदी का, रिहंद नदी का। रिहंद नदी का उद्गम होता है इसी मतीरंगा की पहाड़ी से। यहां पर से मतीरंगा की पहाड़ी से रिहंद नदी का उद्गम होगा। ये इधर से ऐसे होते हुए जाएगी, ये इधर है ना, और ये चली जाएगी कहां, बलरामपुर जाएगी। सरगुजा के पास सूरजपुर और बलरामपुर दोनों में इसका विस्तार है। सरगुजा के बाद ये जाती है सूरजपुर, और थोड़े से हिस्से के सूरजपुर को छूते हुए बलरामपुर निकल जाती है इधर आगे। कौन सी नदी है, रिहंद नदी, जिसका दूसरा नाम क्या है, रेंड नदी। ठीक है, तो ये रिहंद नदी तो बताया हूं, सूरजपुर में जाके कौन से जलप्रपात का निर्माण करती है, रक्सगंडा जलप्रपात। तो सूरजपुर में पढ़ लिए हम लोग रक्सगंडा जलप्रपात, तो यही रिहंद नदी है जो यहीं से निकलती है। ठीक है, चलो आगे बढ़े। तो रिहंद, इस रिहंद नदी को मैं इसलिए बता रहा हूं
क्योंकि यहां पर एक बहुत प्रसिद्ध स्थल स्थित है, महेशपुर। महेशपुर क्या है? महेशपुर। महेशपुर एक पुरातात्विक स्थल है, महेशपुर। एक पुरातात्विक स्थल है। पूछता है कि कौन सी नदी के किनारे है, कौन सी नदी के किनारे? महेशपुर, रिहंद नदी। उसी तरीके से आप देखेंगे डीपाडी है, बलरामपुर पढ़ेंगे तो डीपाडी कन्हार नदी के किनारे है, तो उस पुरातात्विक स्थल को पेपर में पूछा है। वैसे ही महेशपुर कहाँ है ये भी पूछता है, कौन से जिला में, क्योंकि पुरातात्विक साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, प्राचीन समय में साक्ष्य मिले हैं वहां। ठीक है, तो वहां पर पुरातात्विक स्थल है महेशपुर, है ना। चलो ये हो गया आपका। कौन सी नदी किनारे है? रिहंद नदी। अच्छा, एक यहां पे है लुंड्रा, लुंड्रा तहसील। लुंड्रा तहसील में तो कुछ खास है नहीं, है ना। तकिया देखते हैं सबसे पहले, यहां पे देखते हैं। ये लुंड्रा तहसील है और यहीं पर एक स्थल स्थित है, तकिया। तकिया ये मुस्लिम तीर्थ है। यहां पर तकिया में देखेंगे मुस्लिम धर्म से संबंधित है। तकिया पूछता है पेपर में कौन से धर्म से संबंधित है करके, तो मुस्लिम धर्म से संबंधित है। ये जो है हजरत मुराद शाह, हजरत मुराद शाह, हजरत मुराद शाह, मोहब्बत शाह, मोहब्बत शाह और उनके तोते, उनके तोते की मजार है यहाँ पे। मजार, तोते की क्या है? मजार। हजरत मुराद शाह, मोहब्बत शाह और दोनों के तोते थे उनके, तो उनके तोते की क्या है? वहां पर मजार है। कहां पर? तकिया। तो तकिया कौन सा धर्म से संबंधित है? मुस्लिम, मुस्लिम धर्म से संबंधित है। ठीक है, मुस्लिम तीर्थ है। प्राचीन नाम इसका शक्तिनगर। प्राचीन नाम, प्राचीन नाम क्या है इसका? शक्ति नगर है तकिया का। प्राचीन नाम क्या है? शक्ति नगर। तो तकिया हो गया। तकिया के बाद अन्य स्थल, और क्या क्या है यहां? अन्य स्थल में तुर्रा पानी है, तुर्रा पानी। तुर्रा पानी, इसी को कहा जाता है तिलक माटी, तिलक माटी, तुर्रा पानी। ठीक है, राम जी ने कहा जाता है तिलक माटी, इसलिए बोलते हैं क्योंकि राम जी ने माता सीता का यहीं पर तिलक किया था, तो वहां पर स्थल है, उसको बोलते हैं तिलक माटी। यहां पर एक गुफा है जिसका नाम है हाथी पोल, या इसी का नाम है हाथी पोर, हाथी पोर। तो ये हाथी पोल इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पर जाने के जगह में बहुत बड़ा हाथी घुस सकता है, इतना बड़ा दरवाजा है, इसलिए क्या बोलते हैं इसको? हाथी पोल। इस गुफा के जब अंदर जाएंगे तो यहाँ पे क्या मिलेगा आपको? सीता कुंड मिलेगा। सीता माता पहली बार नहाई थी यहीं पर, तो पहली बार नहीं मतलब नहाई थी, ठीक है पहली बार नहीं चलो, सीता माता ने स्नान किया था यहाँ पे, तो वहां पर क्या है? सीता कुंड। वो हाथी पोल गुफा के अंदर ही जाएंगे ना तो एक कुंड स्थित है ना, तो वहां पर सीता कुंड बोलते हैं इसको। और क्या है? ठिनठिनी पखना तो बता दिया, अच्छा नहीं बताया हूं। ठिनठिनी पखना, ठिनठिनी पखना पत्थर है, जब मारोगे हिट करोगे तो ठिनठिन का आवाज आता है, ठिनठिनी पखना। और यहाँ पर है जलजली क्षेत्र, जलजली क्षेत्र। और है यहाँ पर क्या? उल्टा पानी, उल्टा पानी। और क्या है भाई? अभयारण्य। अभयारण्य कौन सा है? सरगुजा में तो कोई अभयारण्य नहीं है, ठीक है। तो इतना चीज याद रखोगे आप, किससे? सरगुजा जिला। अच्छा, यहां पे एक चीज और याद रखना, यहां पे एक हवाई पट्टी है जिसका नाम है दरीमा हवाई पट्टी, है ना।
यहां पे इसका नाम है दरिमा। दरिमा हवाई पट्टी है, ठीक है। चलो, एयरपोर्ट नहीं है ना, एक छोटा सा हवाई पट्टी है, दरिमा हवाई पट्टी, उसका नाम दरिमा। हम्म। ठिनठिनी पखना, ठिनठिनी पखना देखो पत्थर है दो ठो, ठीक है। वहां पे जब आप हिट करोगे, वहां किसी चीज से, किसी मेटल से हिट करोगे, पत्थर से हिट करोगे, तो ठन ठन की आवाज आती है, ठन ठन की आवाज आती है। चलो मैं आपको उसको दिखाता हूँ। तुर्रा पानी सूरजपुर में भी है। तुर्रा पानी कई सोर्स में सूरजपुर दिया हुआ है, कई सोर्स में सरगुजा दिया हुआ है। मैं दोनों में बताया हूं उसको, एक मिनट है ना। तुर्रा पानी यहाँ पर, ये जो तुर्रा पानी है तिलक मठ, वो जलप्रपात अलग है, ये अलग है तिलक मठ। ये जलक जगह का नाम है तुर्रा पानी, ठीक है। चलो, ये कुदरगढ़ी देवी मंदिर, जिसको मैं दिखाया था आपको सूरजपुर में, सूरजपुर में बताया था ना, कुदरगढ़ी माता का मंदिर स्थित है ना। ये कुदरगढ़ी माता का मंदिर है। आगे देखेंगे अगर, तो ये सीता लेखनी पहाड़ है। तो सीता लेखनी पहाड़ में यहां पे आप जब देखेंगे तो ये सीता लेखनी पहाड़ दूर से ऐसा दिखता है, सीता लेखनी पहाड़। और यहाँ पर कुछ कुछ लिखे हुए हैं, लिखे होने के साक्ष्य आज तक मौजूद हैं। तो इसको क्या बोला जाता है, माता सीता ने लिखा था यहाँ पर, शंख लिपि में लिखा हुआ है यहाँ, ठीक है। तो शंख लिपि के साक्ष्य मिले हैं यहाँ पे, तो सीता लेखनी पहाड़ है। इसी तरीके से आगे देखेंगे तो ये महामाया, ये माँ महामाया शक्कर कारखाना, जो छत्तीसगढ़ में कौन से नंबर का है, दूसरे नंबर का। तो माँ महामाया शक्कर कारखाना है ये, ठीक। आगे देखेंगे, ये है डुगडुगी पत्थर, ये डुगडुगी पत्थर है ना। तो यहाँ पे देखो, इस जब को हिलाओगे, दो तो पत्थर है, एक बड़ा वाला एक छोटा वाला है, तो इसको डुगडुग की आवाज आती है यहाँ पर से, इसी को क्या बोला जाता है, डुगडुगी पत्थर बोलते हैं, है ना। आगे देखेंगे, तमोर पिंगला अभ्यारण्य, ये सूरजपुर में इसका गेट है। तमोर पिंगला अभ्यारण्य कहाँ है, सूरजपुर में, ठीक। यहाँ पे देखो, ये मेन पार्ट का पर्यटन स्थल है। मेन पार्ट में अगर आप देखोगे तो छत्तीसगढ़ का शिमला बोला जाता है। उल्टा पानी है, ये देखो पानी की धार जो है वो जनरली किससे स्लोप में जाती है, लेकिन ये स्लोप के अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है, दिख रहा है, स्लोप के अपोजिट डायरेक्शन में ऊपर जा रही है, ये ऊपर जाती है, उल्टा पानी बोलते हैं इसीलिए, है ना। स्लोप इधर है लेकिन जा रही है उधर। यहाँ पे जलजली मेन पार्ट स्थल है। यहाँ पे आप जंप करोगे तो आपको कुशनिंग महसूस होगा, कुशन है इस टाइप का लगता है, तो वहां पे जाके लोग कूदते रहते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, जलजली। और अगर देखेंगे तो ये जलप्रपात है, टाइगर पॉइंट है, मेहता पॉइंट है, मछली पॉइंट है, एक पॉइंट है, जलप्रपात है ना। परपटिया, ये एडवेंचर जोन है, परपटिया एडवेंचर जोन, परपटिया मालतीपुर लिखो, परपटिया मालतीपुर एडवेंचर जोन प्रस्तावित है ये यही, ठीक है। आमागांव दृश्य है, लेक व्यू है, देव प्रवाह झरना है, ठीक है। तिब्बती कैंप है यहाँ पे, परपटिया मालतीपुर एडवेंचर जोन, ठीक है। तो ये है आपका सरगुजा जिला के मेन पार्ट वाला क्षेत्र, मेन पार्ट का, है ना। आगे देखेंगे तो ये देखो, ध्यान से देखो इसको, ये रामगढ़ पहाड़ी का ये क्या बताया था, सीता बेंगरा गुफा। तो सीता बेंगरा गुफा में ड्रोन व्यू से देखो, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा मंच के साथ, दिख रहा है मंच जैसा, 1 2 और 3 दिख रहा है मंच। तो ये मंच बना है वहीं पे, इसी से साक्ष्य मिले हैं प्राचीनतम नाट्यशाला के। 1 ये 2 ये 3 मंच बना हुआ है, यहाँ पे सब लोग बैठते थे उस समय। यहाँ पर से सीढ़ी है, यहाँ से चढ़ते हैं, ये देखो सीढ़ी है, और यहाँ पे मंच है देखो ये। तो इसी प्रकार से साक्ष्य मिला है यहाँ पर, है ना। तो क्या है ये, सीता बेंगरा गुफा, है ना। यहाँ पर इस तरीके से लिपि में लिखे होने के कुछ कुछ जो चित्रकला से संबंधित है, चित्र बना हुआ है, लिखा नहीं है, चित्र बना हुआ है। तो ये वहीं का है, रामगढ़ पहाड़ी, ठीक है। ये है डुगडुगी पत्थर, दिखने में दोनों एक ही टाइप का दिखेगा आपको, लेकिन यहाँ पर कंफ्यूज मत होना, डुगडुगी ठिनठिनी पकना है ये। डुगडुगी पत्थर कहाँ था, सूरजपुर में, और ठिनठिनी पत्थर सरगुजा। तो यहाँ पर आप किसी चीज से मारोगे, किसी वस्तु से, तो ठन ठन की आवाज आती है, तो ये कहाँ है, सरगुजा में। हो गया, चलो।
बन जाएगा सरगुजा। आगे देखते हैं, चलो जशपुर जिला, जशपुर जिला, जशपुर जिला देखो यहाँ पे, जशपुर जिला की हम बात करें तो यहां से NH43 आ रहा है, NH43, और यहां से आके कहां मुड़ जा रहा है, रायगढ़ से होते हुए कहां जा रहा है, जसपुर जा रहा है। ठीक है, तो ये NH43 ही यहां जाएगा ना, NH43। तो इस तरीके से जसपुर, जसपुर का कौन कौन सा जिला टच कर रहा है जसपुर को, देखो तो यहां पर ऊपर देखेंगे हम तो बलरामपुर जिला टच कर रहे हैं जसपुर को। इधर देखेंगे तो एक राज्य टच कर रहा है जिसका नाम क्या है, झारखंड, और यहाँ बीच से झारखंड और उड़ीसा दोनों टच करता है इसको, तो थोड़ा सा हिस्सा झारखंड, थोड़ा सा हिस्सा उड़ीसा। ठीक है, इधर से देखेंगे तो क्या टच कर रहा है, रायगढ़, इधर से सरगुजा, और इधर से क्या है, बलरामपुर। तो 1 2 3, 3 जिला और 2 राज्य टच कर रहे हैं, 3 जिला और 2 राज्य। आप एक चीज और याद रखना ना, मैं बताना भूल गया था आपको, अभी याद आ रहा है मैं, ये देखो ये यूपी है, तो अगर आपको बोले 3 राज्य की सीमा छूती है, 3 राज्य की सीमा को कौन कौन सा जिला छूता है, ऐसा कौन सा जिला है छत्तीसगढ़ में जो 3 राज्य की सीमा से लगती है, तो वो कौन है। यहाँ पे देखो यूपी है, एक तो बलरामपुर है। 3 राज्य की सीमा वाले जिले कितने ठो है, तो 2 ठो है, और 2 राज्य की सीमा छूती है वो जिले कितने ठो है, 3 ठो। तो ऐसा वाइस वैसा याद रख लोगे, 3 राज्य की सीमा छूने वाले जिले की संख्या 2 और 2 राज्य की सीमा 3। तो यहाँ पे देखो 3 राज्य की सीमा देखेंगे तो सबसे पहले एक आएगा बलरामपुर, तीन राज्य की सीमा छूने वाले दो जिले, एक तो आपका क्या है बलरामपुर, ये यूपी है, इधर मध्य प्रदेश लगेगा और इधर झारखंड। तो 3 जिलों, 3 राज्यों को छू रहा है बलरामपुर अगर बात करें तो। उसके बाद यहां पर आप देखो सुकमा, तो सुकमा की अगर बात करोगे तो ये आंध्र प्रदेश को भी छूता है, इधर से उड़ीसा को भी छूता है, इधर से आंध्र प्रदेश को भी छूता है, और इधर से तेलंगाना को भी छूता है। तो 3 राज्यों को सीमा कितने जिले छू रहे हैं, 2। कौन कौन से, बलरामपुर और सुकमा, 2 हो गए। अब 2 राज्यों को छूने वाले जिले, तो देखो सबसे पहले तो ये आएगा, यहां पर क्या है झारखंड, ये है उड़ीसा, तो ये झारखंड और उड़ीसा को कौन सा छू रहा है, जशपुर। तो पहला आएगा जशपुर, जशपुर आएगा, और क्या आएगा, बीजापुर भी आएगा। तो बीजापुर को इधर तेलंगाना छूता है, इधर महाराष्ट्र छूता है, तो क्या आएगा, बीजापुर भी आएगा, बीजापुर। और तीसरा यहां पर राजनांदगांव है, तो राजनांदगांव जो आएगा, राजनांदगांव भी आएगा, राजनांदगांव आएगा। तो 2 राज्यों को छूने वाले जिले कितने, 3, ठीक है, और 3 राज्यों को छूने वाले जितने कितने, 2। तो याद हो जाएगा। एक चीज अपडेट करना अपने नोट्स में, क्षेत्रफल के आधार पे सबसे बड़ा जिला जो है वो बीजापुर है, बीजापुर। वहां पर मैं आपको नोट्स में जो दिया हूं उसमें अपडेट करके दिया हूं, नोट्स देखे हो, हाँ ग्रुप में भी डाला था, नोट्स में भी अपडेट कर दिया हूं। बीजापुर क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा जिला है, ठीक है, और क्षेत्रफल के आधार पर सबसे छोटा जिला तो शक्ति है, शक्ति। मैं इसका एक पूरा लिस्ट दूंगा आपको, सारे जिले का एरिया लिखा हुआ है उसमें, उसके बाद आप उसको क्रम से जमाना चाहो तो जमा भी लेना, पहला दूसरा तीसरा सारे जो है सेंसस के जो डेटा है, एक्चुअल डेटा, वो निकाल के मैं दूंगा आपको, ठीक है। तो यहाँ पे देखना बीजापुर जिला क्षेत्रफल के आधार पे सबसे बड़ा और सबसे छोटा शक्ति, नोट्स में अपडेट कर लेना, भूलना मत, ठीक। मैं नोट्स में जो दिया हूं उसमें अपडेट कर दिया हूं, लाइव वाले भी ध्यान देंगे। यहाँ पे कोरबन नहीं है, अगर आपको बोले अगर सीमावर्ती जिले की बात करेगा तो सबसे बड़ा तब आएगा कोरबा। सीमावर्ती जिले में सबसे बड़ा जिला, सॉरी जो भू अवस्थित जिला, लैंडलॉक्ड डिस्ट्रिक्ट, लैंडलॉक्ड डिस्ट्रिक्ट, तो भू अवस्थित जिला है, उसमें क्या आएगा, कोरबा सबसे बड़ा, शक्ति सबसे छोटा, है ना। ओवरऑल छत्तीसगढ़ की बात कर रहा हूं मैं, यहाँ पर बात कर रहा हूँ, और सीमावर्ती की भी अगर बात करें तो भी बीजापुर आएगा, ठीक है। बीजापुर सबसे बड़ा और सबसे छोटा सारंगढ़ बिलाईगढ़, उसमें सीमावर्ती की बात करेंगे तो, ठीक है। और यहां पे मैं जो बताया हूं ये वाला, ये मैं ओवरऑल बताया हूं छत्तीसगढ़ में
अगर कहीं आपको सीमावर्ती नहीं बोल रहा है, भू अवस्थित भी नहीं बोल रहा है, चुपचाप बोले छत्तीसगढ़ का क्षेत्रफल के आधार पे सबसे बड़ा जिला तो बीजापुर, सबसे छोटा जिला तो सतपुर। बस हो गया क्लियर। कोई डाउट है तो पूछ लो, लाइव वालों को कोई डाउट है तो पूछ लो। तो आगे बढ़ते हैं। जसपुर जिला, जसपुर को उधर से बलरामपुर छू रहा है, इधर से दो राज्य छू रहा है, इधर रायगढ़ छू रहा है और इधर सरगुजा छू रहा है। जसपुर जिला, अब बताओ इधर कौन छू रहा है जसपुर को? बलरामपुर। इधर से यहां पर आप दो पार्ट में डिवाइड होगा ना, ये इधर से एक तो झारखंड छुएगा, ठीक है, और 20 से डिवाइड करेंगे यहाँ पर एक पार्ट में डिवाइड करेंगे तो ये वाला जो क्षेत्र को छुएगा यहां पर से अगर ये देखें तो ये उड़ीसा छुएगा, ये वाला क्षेत्र बताओ रायगढ़, और ये वाला क्षेत्र सरगुजा, ठीक है। बलरामपुर है ना मैडम, ऊपर लिखा तो हूं बलरामपुर है ना, बलरामपुर झारखंड। तो अगर आप देखेंगे कि जिले की संख्या तो 3, बलरामपुर सरगुजा रायगढ़, और राज्य जो है वो 2, झारखंड और उड़ीसा। अब यहाँ पर जो नेशनल हाईवे आया हुआ है वो चलो बताओ, यहाँ पर से सरगुजा से क्या आया है NH43, वो यहाँ पर से रायगढ़ जाता है, एक्चुअल में रायगढ़ से फिर ऐसे मुड़ जाता है ना। तो चलो बनाते हैं, सरगुजा से आया है, ये इस तरीके से आएगा यहां पर से, रायगढ़ जाएगा, रायगढ़ से फिर इधर आएगा, ये नेशनल हाईवे, और ये चला जाएगा आगे, ये चला जाएगा आपका झारखंड में। कौन सा है नेशनल हाईवे? NH43, NH43। इसी NH43 में पूरा खेल है, यहां पर स्थित है क्या? पत्थल गांव, जो कि ये क्या है? विकासखंड है पत्थल गांव, ठीक है। पत्थल गांव के पास आप देखेंगे पत्थल गांव लुडेग, तो यहां पर लुडेग कोई विकासखंड नहीं है यहाँ पे। पत्थल गांव के बाद आएंगे कासाबेल, पत्थल गांव कासाबेल है ना, पुनपुरी है यहाँ पे, पुनपुरी, और यहाँ पे है जशपुर नगर। एकमात्र जिला जिसके नाम पर कोई विकासखंड या तहसील नहीं है, कौन सा है? कोरिया है ना। चलो तो यहाँ पर है, यहाँ पर पत्थल गांव, फिर ये इधर आया तो कांसाबेल, पुनपुरी, और यहाँ पर है क्या? जशपुर नगर है ना। यहाँ पर है सन्ना, एक विकासखंड है जिसका नाम है सन्ना। यहाँ पर एक विकासखंड है जिसका नाम है बगीचा, और यहाँ पर एक विकासखंड है जिसका नाम है मनोरा। अब यहाँ पे देखो, हर जिला में ना छोटे छोटे स्टेट हाईवे भी हैं जो राज्य सरकार ने बनवाए हैं, तो अब उतना उसको आप बनाते रहोगे थोड़ा कचड़ा हो जाएगा मैप। जैसे मैं यहाँ पर से एक स्टेट हाईवे बना सकता हूँ, मनोरा सन्ना को जाते हुए जाता है, फिर यहाँ पर से बगीचा, आप लोग बनाना चाहते तो, नहीं तो सीधा ऐसे याद रखना चुपचाप से, एक स्थल है सन्ना, एक है बगीचा, एक है मनोरा, तो 3 ये हो गया, और 3 6 और 1 7, ये विकासखंड है इसकी, है ना। चलो, और विकासखंड है 2 ठो, दुलदुला और फरसा बहार। यहाँ पे है दुलदुला, और है एक विकासखंड यहाँ पे है फरसा बहार, ठीक। अब देखते हैं, चलो इधर से आते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले
यहाँ पे हम लोग देखेंगे सबसे पहले क्या देखेंगे, जशपुर नगर। जशपुर नगर, जशपुर नगर एक क्या है, जिला मुख्यालय। जिला मुख्यालय है जशपुर नगर। जशपुर नगर एक क्या है, जिला मुख्यालय है ना। और क्या है जशपुर नगर में, देख जशपुर नगर जिला मुख्यालय बहुत इंपॉर्टेंट स्थल है ना। यहाँ पर बगानी फसल होता है, बगानी फसल। यहाँ पे लेटराइट मिट्टी पाया जाता है। लेटराइट मिट्टी कहाँ पर पाया जाता है, देखो जहां पर ज्यादा वर्षा होगा वहां पर लेटराइट मिट्टी पाया जाएगा। बहुत ज्यादा वर्षा होता है तो क्या होता है, लेटराइट मिट्टी का निर्माण निछालन प्रोसेस से होता है। निछालन प्रोसेस क्या होता है, जब बहुत ज्यादा वर्षा होती है तो जो मिट्टी के पोषक तत्व होते हैं उनको पानी रिस के नीचे ले जाता है अपने साथ, रिसा के, उसको क्या बोलते हैं, निछालन प्रोसेस बोलते हैं। तो उस निछालन प्रोसेस से जिस मिट्टी का निर्माण होता है उसको क्या बोलते हैं, लेटेराइट मिट्टी। तो ये जसपुर वाला जो रेंज है ना, वो छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त जिला कौन सा है, सबसे ज्यादा वर्षा कौन से जिला में होता है, जसपुर जिला में। भारत में अगर बोलेगा तो मासिन राम में होता है, मेघालय में, तो वहां पर भी लेटेराइट मिट्टी पाई जाती है। केरल वाले क्षेत्र में भी बहुत ज्यादा वर्षा होता है, वहां पर भी लेटेराइट मिट्टी पाई जाती है। तो जहां जहां पे वर्षा का वितरण ज्यादा होगा वहां वहां पर क्या पाई जाएगी, लेटेराइट मिट्टी। लेटेराइट मिट्टी में क्या देखो लेटेराइट मिट्टी में धान वान नहीं उगा सकते आप, क्यों, क्योंकि उसके पोषक तत्वों को लेके कहां चला गया है, वो नीचे चला गया है। तो अभी इसलिए क्या उगाते हैं, बगानी फसल। इसको ज्यादा पोषक तत्वों की जरूरत नहीं पड़ती है बगानी फसलों को। बगानी फसल में क्या क्या आएगा, चाय, कॉफी, लीची, है ना, ये सब फसल जो है वो कहां उगाए जाते हैं, यहीं उगाए जाते हैं, बगानी फसल। तो यहां पर चाय, कॉफी प्रोसेसिंग संयंत्र है, प्रोसेसिंग, चाय कॉफी प्रसंस्करण केंद्र, चाय कॉफी प्रसंस्करण केंद्र यहां पर प्रस्तावित है, प्रस्तावित है चाय कॉफी प्रसंस्करण केंद्र। यहां पर मिर्ची प्रसंस्करण केंद्र प्रस्तावित है, मिर्ची प्रसंस्करण केंद्र प्रस्तावित है। ठीक है, तो चाय कॉफी प्रसंस्करण केंद्र प्रस्तावित है और मिर्ची प्रसंस्करण केंद्र कहां रहेगा, जसपुर नगर में बनेगा। ठीक है, और यहां पर क्या प्रस्तावित है, आलू और टाऊ प्रसंस्करण केंद्र, आलू और टाऊ केंद्र, ये भी क्या है, प्रस्तावित। टाऊ क्या होता है, टाऊ एक फसल है। तिब्बती शरणार्थी लोग कहां बसे हुए, मेन पार्ट में, तो वहीं आसपास वो लोग, तिब्बत में ज्यादा होता है, जो ठंडे प्रदेश है ना वहीं पर टाऊ होता है, मैं दिखाऊंगा आपको। तो टाऊ जो होता है एक प्रकार का, उस पे आटा बनाते हैं उसको पीस के, है ना, उससे वहां पर के लोग क्या बना रहे हैं, कुकीज वगैरह बना रहे हैं। प्रसंस्करण केंद्र में क्या बना रहे हैं, कुकीज बनाते हैं। वो कुकीज जो होता है ना, वो बीपी के पेशेंट के लिए बहुत अच्छा होता है, लीवर के लिए बहुत अच्छा होता है, हार्ट के लिए बहुत अच्छा होता है। कुकीज जो होता है, जो टाऊ से बना हुआ कुकीज रहता है, एक प्रकार का क्या है, वो फसल है। ठीक है, तो वहां के लोग जो है वो, तिब्बती लोग को पता है कि कैसे उसको प्रोसेसिंग करना है। अभी तक वो लोग पहले भी उगाते थे, लेकिन पहले क्या उसका पैदावार वहां पे ज्यादा हो नहीं रहा था, अभी उसका पैदावार बढ़ गया, अच्छा कमाई कर रहे हैं वो लोग वहां पर उगा। तो इसीलिए क्या बनाया जा रहा है, आलू और टाऊ प्रसंस्करण केंद्र का स्थापना किया गया है वहां पर, कहा, जसपुर नगर में। तो इतना चीज याद रखोगे जसपुर नगर से संबंधित। ठीक, इसके बाद है यहाँ पर कुनकुरी, कुनकुरी एक स्थल है जिसका नाम है यहाँ पर कुनकुरी है। कुनकुरी, तो जसपुर नगर विकास खंड हो गया, एक कुनकुरी है। कुनकुरी में बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, एशिया का सेकंड नंबर का सबसे बड़ा कैथोलिक चर्च है। कैथोलिक चर्च है, इसका नाम क्या है, अवर लेडी ऑफ रोजरी, अवर लेडी ऑफ रोजरी नाम है इसका, अवर लेडी ऑफ रोजरी इस चर्च का नाम है। एशिया का कौन से नंबर का दूसरा चर्च है, दूसरा बड़ा चर्च है। तो कुनकुरी एशिया का सेकंड सबसे बड़ा कैथोलिक चर्च, अवर लेडी ऑफ रोजरी नाम है इसका। ठीक है, तो ये हो गया कुनकुरी। कांसाबेल में कुछ नहीं है, कांसाबेल को कुछ याद नहीं रखना है। इसके बाद आगे आप आओगे तो यहां पर एक जगह स्थित है जिसका नाम है लुडेग। तो यहां पे बनाओगे क्या, लुडेग, ये विकास खंड नहीं है, लुडेग जगह है। टमाटर की राजधानी के नाम से जाना जाता है, लुडेग।
क्या है? टमाटर की राजधानी के नाम, अवर लेडी ऑफ रोजरी, बहुत टाइप का दिख रहा, गेजरी लिख रहे हैं, रोजरी है, ठीक है। वो मेन पार्ट में है, हाँ मेन पार्ट में, हाँ मतलब मेन पार्ट में है प्रॉपर, हाँ ठीक है, सरगुजा जिला में है वो। टमाटर की राजधानी लुडेक को बोलते हैं, ये याद रखना, टमाटर की राजधानी लुडेक, ठीक। चलो तो ये लुडेक हो गया। आगे देखते हैं पत्थल गांव। पत्थल गांव, पत्थल गांव में किलकिला घाटी स्थित है। किलकिला घाटी एक घाटी है, जैसे कि कोंडागांव में कौन सी घाटी है? केशकाल घाटी। उसी तरीके से किलकिला घाटी स्थित है यहाँ पर, पत्थल गांव के क्षेत्र में देखेंगे अगर तो एक घाटी है, घाटी है किलकिला, किलकिला घाटी। आगे बढ़ेंगे, बगीचा तहसील, एक बगीचा तहसील है ना, तो बगीचा यहां पर आप देखेंगे, यहां पर तो ये बगीचा विकास खंड भी है ना, तो इस बगीचा विकास खंड से उद्गम होता है नदी का। तो अब इसको देखना, दो नदियों का उद्गम होता है बगीचा विकास खंड में, मुख्य रूप से दो क्षेत्र में बांटेंगे इसको। एक तो सबसे पहले है ऊपर की बखोनी चोटी, बखोनी चोटी, और दूसरा है खुर्जा, या इसी को खुड़िया रानी भी, खुड़िया बोलते हैं, खुड़िया रानी है ना, इसी को बोलते हैं, लेकिन खुर्जा ज्यादा याद रखना, खुर्जा। तो यहां से दो नदियों का उद्गम हुआ है। इधर से ऊपर से देखेंगे तो बखोनी चोटी से कन्हार नदी का उद्गम होता है, ठीक है। और अगर खुर्जा पहाड़ी से देखेंगे तो ईब नदी का उद्गम, कौन सी नदी? ईब नदी, ठीक है, ईब नदी। ईब नदी टोटल 202 किलोमीटर है, जिसमें छत्तीसगढ़ में 87 किलोमीटर प्रवाहित होती है, बाकी फिर उड़ीसा चले जाती है ईब नदी, है ना। तो पहले किलोमीटर वगैरह को ध्यान मत दो, पहले लिखो कि ईब नदी। तो दो नदियों का उद्गम होता है जसपुर से। जसपुर में दो पार्ट में डिवाइड करेंगे इसको, एक बखोनी चोटी बनाएंगे और एक क्या बनाएंगे? खुर्जा पहाड़ी, ठीक है। बखोनी चोटी और खुर्जा पहाड़ी। बखोनी चोटी से कन्हार नदी का उद्गम हुआ है। कन्हार नदी बलरामपुर जिले में चली जाती है और छत्तीसगढ़ और झारखंड की सीमा रेखा बनाती है कन्हार नदी, है ना। और ये ईब नदी है जो खुर्जा पहाड़ी से उद्गम होता है। जब पाठ प्रदेश पढ़ेंगे तो और डिटेल में इसको जाएंगे, एक बार इसको नदियों को प्राकृतिक प्रदेश में पढ़ेंगे और उसके बाद फिर अपवाह तंत्र जब पढ़ेंगे तो और फिर पढ़ेंगे उसको, तो एक एक नदी 3-3 4-4 बार आएगा अभी, है ना। तो यहां से याद रखो ना, बगीचा तहसील से ही उद्गम होता है, ठीक, बगीचा तहसील। और यहां पर जलप्रपात है कई सारे जलप्रपात, रानी दाह जलप्रपात है, कुड़िया रानी, दमेरा, कुड़िया रानी, दमेरा, है ना, बेने, मकरभंजा, बेने, मकरभंजा, बेड़िया पत्थर, भेड़िया पत्थर, ये सब क्या है यहाँ पर? जलप्रपात, ठीक। इतना जलप्रपात याद रखना। यहां पर एक स्थित है सन्ना। सन्ना, सन्ना को छत्तीसगढ़ का स्विट्जरलैंड बोला जाता है। सन्ना, सन्ना पर ना वहां पर ठंडी बहुत पड़ता है, हरे घास के मैदान पाए जाते हैं, वहां पर मैदान हरा हरा रहता है, ठीक है। तो हरे घास के मैदान पाए जाते हैं, इसलिए क्या बोलते हैं इसको? छत्तीसगढ़ का स्विट्जरलैंड बोलते हैं। छत्तीसगढ़ का स्विट्जरलैंड बोला जाता है इसको, सन्ना को, सन्ना, ठीक। इसके बाद यहां पे देखेंगे जब आप जशपुर, तो यहां से नदी का उद्गम हुआ, मैंने क्या बताया? बखोनी चोटी से, बखोनी चोटी से नदी का उद्गम होता है ना। तो यहाँ पर नदी को देखेंगे अगर आप, तो यहाँ पर ये वाला चोटी से यहाँ पर अगर बखोनी चोटी है, यहाँ पे बगीचा तहसील के अंतर्गत आएगा ना, तो बगीचा तहसील में बखोनी चोटी है। तो यहाँ से एक नदी का उद्गम हुआ है जिसका नाम क्या है? कन्हार। तो कन्हार नदी इस तरीके से चली जाती है, कहाँ? बलरामपुर चली जाती है, और बलरामपुर से सीमा रेखा बनाती हुई जाती है। और यहीं से नदी का उद्गम हुआ है जिसका नाम क्या है? इब। तो इब नदी इधर से आती हुई कहाँ चली जाएगी? ये उड़ीसा चली जाती है, उड़ीसा चली जाती है। तो इस नदी का नाम है क्या? इब। और इस नदी का काम है क्या? नाम है क्या? कन्हार। तो यहाँ पे देखेंगे इब नदी इधर आएगा
और यहाँ पे स्थित है, यहाँ पे कहीं पे तपकरा, तपकरा, ठीक है, क्या स्थित है, तपकरा। तपकरा में छत्तीसगढ़ का, इसको क्या बोलते हैं, नागलोक कहते हैं, नागलोक, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा जहरीले सांप पाए जाते हैं, वाइपर, ठीक है, बहुत सारे जहरीले सांप हैं यहाँ। और आप जाते जाते आपको कई सारा सांप मरा हुआ मिलेगा, है ना। वहां के लोग बताते हैं कि वहां पे मतलब सांप से खेलना आदत हो गया उनका, रात को आके बहुत मृत्यु होती थी पहले। अब तो खैर सर्प ज्ञान केंद्र बन गया है, वहां पर हॉस्पिटल बन गया है जहां पर पूरे एंटीवेनम, स्नेक एंटीवेनम रखे जाते हैं। लेकिन कई लोग क्या है कि बैगा वैगा के पास चले जाते थे उस समय, तो बहुत मृत्यु होता था वहां रात को। जब वहां, अब क्या है, वहां पे गांव इलाका है, ग्रामीण इलाका, तो वहां पे छपरा वाला घर है, तो वहां पे सांप ऊपर में आके लिपटे रहता था, और बहुत जहरीले सांप, एक बार काट दिए तो मरेगा आदमी, तय है। अब वो लोग डॉक्टर के यहाँ जाते भी नहीं थे, वहां पे सर्प ज्ञान केंद्र, मतलब कि पहले हॉस्पिटल नहीं था, अब तो खैर हॉस्पिटल बनने से और वहां के लोगों को ट्रेनिंग भी दिया जाता है। सर्प ज्ञान केंद्र में सांप के बारे में बताया जाता है, कैसे हैंडल करना है हर जगह। तो वहां पे, और वहां पे आप अगर कॉल करोगे तो हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करोगे तो एंटी रेस्क्यू वाले लोग आ भी जाते हैं। तो अब उसका अनुपात कम हो गया, लेकिन अभी भी बरसात में बहुत मृत्यु होता है वहां सांप से, तो भयानक सांप पाए जाते हैं और बहुत जहरीला सांप होता है। तो इसलिए वहां पर क्या है, छत्तीसगढ़ का नागलोक बोलते हैं उसको। और सर्प ज्ञान केंद्र स्थित है, सर्प ज्ञान केंद्र प्रस्तावित है यहाँ पे, सर्प ज्ञान केंद्र। और यहाँ पर क्या है, सर्प ज्ञान केंद्र स्थित है ना, और स्थित है ये। और स्नेक पार्क है, स्नेक पार्क ये प्रस्तावित है, स्नेक पार्क जो है वो प्रस्तावित है। ये सर्प ज्ञान केंद्र तो है ही, वहां स्नेक पार्क वहां पर प्रस्तावित है, इब नदी के तट पे है, इब नदी के तट पे स्थित है। चलो इतना याद रखेंगे, कहा तपकरा से रिलेटेड। अब देखते हैं पाठ को। तो यहां पे आप देखेंगे तो इसको पूरे पाठ को ना, पूरे पाठ को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। यहाँ पे देखेंगे आप, देखो जसपुर पाठ, जैसे कि ये एक जसपुर पाठ है, मैं जैसे बना रहा हूं, इसको हम लोग पाठ प्रदेश में डिटेल में पढ़ेंगे, बस आपको बेसिक बता रहा हूं, उसको ध्यान रखना। यहाँ पर आप देखेंगे तो कई सारा पाठ है। तो यहाँ पे ये वाला जो क्षेत्र है जसपुर पाठ, उसके बाद एक लहसुन पाठ, मैन पाठ है, ये मैन पाठ, जारंग पाठ, यहाँ पे है लहसुन, सामरी, जमीर। यहाँ पे इधर ऐसे देखेंगे तो ये जो दो है, दोनों है, ये जो है मैन पार्ट तो कहाँ चला जाएगा, ये सरगुजा की सीमा है, ये सरगुजा की सीमा है, ये मैं जो बनाया हूँ सरगुजा। जारंग पार्ट अगर देखेंगे तो ये भी सरगुजा के अंतर्गत आता है, लेकिन जारंग पार्ट सरगुजा और बलरामपुर, ये पूरा बलरामपुर है, ये पूरा बलरामपुर है, बलरामपुर। इसको ना हम लोग जब पाठ प्रदेश पढ़ाऊंगा प्राकृतिक प्रदेश में तो डिटेल में पढ़ाऊंगा, अभी सब बेसिक बस बता रहा हूँ पाठ लोगों को, है ना। उसके बाद ये वाला जो क्षेत्र है वो कौन से इसके अंतर्गत आएगा, ये पूरा, ये तो झारखंड की सीमा लग जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे देखना, यहाँ पे तो ये मेन पार्ट, तो मेन पार्ट तो सरगुजा में इसके बारे में पढ़ चुके हैं। जारंग पार्ट देख लो यहाँ पे, जारंग पार्ट, जारंग पार्ट लिखो, जारंग पार्ट। जारंग पार्ट का जो विस्तार है वो कौन से, सरगुजा और बलरामपुर दोनों में है, सरगुजा और बलरामपुर दोनों में है जारंग पाट का विस्तार। जारंग पाट है ना, और एक है जमीर पाट, तो जारंग पाट है। जारंग पाट में पाया जाता है बॉक्साइड का भंडार, बॉक्साइड का क्या है, भंडार है जारंग पाट में। उसके बाद आगे देखोगे आप लोग, सामरी पाट दिख रहा होगा आपको, तो सामरी पाट को ना दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है। ये सामरी पाट है, सामरी पाट, सामरी पाट को ही बोल दिया जाता है, ये सामरी पाट है ना, है सामरी पाट। सामरी पाट का दो पार्ट, इधर वाला जो कौन सा है वो कौन सा है, लहसुन पाट, और इधर वाला क्या है, जमीर पाट। तो एक्चुअल में ये क्या है, सामरी पाट का ही दो हिस्सा है। क्या है, सामरी पाट का दो हिस्सा। तो यहां पे अगर मैं सामरी पाट की बात करूं, सामरी पाट विस्तार कहां है, बलरामपुर, ठीक है। सामरी पाट का विस्तार बलरामपुर, ठीक। अब आप देखेंगे सामरी पाट को, तो सामरी पाट में छत्तीसगढ़ की सबसे ऊंची चोटी है,
छत्तीसगढ़ की गौर लाटा है ना, सबसे ऊंची चोटी, जिसका नाम क्या है, गौर लाटा। गौर लाटा, गौर लाटा का हाइट है 1225 मीटर। कितना है, 1225। 1225 मीटर गौर लाटा, ये इसी सामरी पाट के अंतर्गत आता है। अगर आपको बोलेगा सामरी पाट के भी अंतर किसके अंतर्गत आता है, तो लहसुन पाट के अंतर्गत आता है। सामरी पाट में अगर कहीं पूछ दिया तो लहसुन पाट के अंतर्गत, समझ जाएंगे। ठीक, तो ये हो गया आपका सामरी पाट। बलरामपुर छत्तीसगढ़ की सबसे ऊंची चोटी गौर लाटा, वो उसी के अंतर्गत आता है, सामरी पाट के अंतर्गत। ये वाला सामरी पाट हो गया। इधर जमीर पाट है, तो जमीर पाट को देख लो। जमीर पाट क्या है, यहां पर बॉक्साइड का मैदान है, बॉक्साइड का मैदान। बॉक्साइड का मैदान है, और जमीर पाट में बॉक्साइड का मैदान है ना। बस अब इसको दो पार्ट में डिवाइड करना है, ऐसा इसको दो पार्ट में डिवाइड करेंगे तो ये आएगा आपका पंडरा पाट, और ये आता है जशपुर पाट। जशपुर पाट, तो अगर आपको मैं बताऊं कि पंडरा पाट क्या है, पंडरा पाट, पंडरा पाट में कुछ नहीं है। पंडरा पाट में वो जो दो ठो में बखोनी चोटी बताया था आप लोगों को, और क्या बताया था, खुर्जा पहाड़ी। खुर्जा पहाड़ी से इब नदी का, बखोनी चोटी से कन्हार नदी का उद्गम हुआ है, वो कहाँ है, दोनों पंडरा पाट का ही हिस्सा है ना। और अगर जसपुर पाट की बात करेंगे हम लोग, तो जसपुर पाट, जसपुर पाट, जसपुर पाट से कौन सी नदी निकली है, देख नदी कोई नहीं निकली है, सबसे बड़ा और लंबा पाट है, सबसे चौड़ा और लंबा पाट है, और लंबा पाट कौन सा है, जसपुर पाट। तो ये सब पाट का वितरण है। अब इसमें से जो जसपुर जिला में कौन कौन सा आ रहा है, एक जसपुर पाट आएगा, ये भी जसपुर जिला में है, वहां पे मैप में। अब मैं मैप में कचड़ा नहीं कर रहा हूं, और क्योंकि वहां पे कितना सारा बनाओगे, पंडरा पाट वही है ना। अब उसके बाद देखेंगे ये तो सरगुजा में आ जाता है, ये तो बलरामपुर में आ जाता है, ठीक है। अब ये सामरी पाट जो है वो बलरामपुर का क्षेत्र के अंतर्गत आ जाता है, ठीक। तो ये जसपुर पाट, ये वाला स्थान, ठीक है। तो ये स्थित है। पंडरा पाट कहाँ है, कौन से जिला में, जसपुर जिला में, जसपुर जिला में है ना। इसके अंतर्गत, इसके अतिरिक्त और देखेंगे जसपुर पाट। जसपुर पाट में एक चीज और देखना, जसपुर पाट यहां पर लोरो घाटी है, लोरो घाटी जो फूलों के लिए प्रसिद्ध है, मतलब अलग अलग प्रकार के बहुत सारे फूल पाए जाते हैं वहां, है ना। तो फूलों के लिए प्रसिद्ध है क्या, लोरो घाटी। जशपुर, जशपुर पाट में मैडम, जशपुर पाट लोरो घाटी है, फूलों के लिए प्रसिद्ध है। और याद रखना, एक फूलों के लिए प्रसिद्ध घाटी केसकाल घाटी को भी बोलते हैं, तो दोनों है। लेकिन दोनों में अगर एक ही को चुनने के लिए बोलेगा तो लोरो घाटी ज्यादा है ना, तो याद रखना लोरो घाटी। तो यह फूलों के लिए प्रसिद्ध है, फूलों की घाटी के नाम से जाना जाता है। अभ्यारण्य की बात करेंगे तो क्या आएगा, अभ्यारण्य बादलखोल अभ्यारण्य, अभ्यारण्य, अभ्यारण्य बादलखोल, जसपुर में बादलखोल। इसका क्षेत्रफल कितना है, 105 वर्ग किलोमीटर। छत्तीसगढ़ का सबसे छोटा अभ्यारण्य, सबसे छोटा अभ्यारण्य। अन्य स्थल में अगर कहीं बात करेंगे तो यहां पर क्या स्थित है, अन्य स्थल कैलाश गुफा स्थित है। यहां क्या स्थित है, कैलाश गुफा, कैलाश गुफा। कैलाश गुफा में यहां पर संत गाहिरा गुरु आश्रम है, और यहां पर स्थित है सोगरा अघोर आश्रम, जशपुर जिला में सोगरा अघोर आश्रम, ठीक। दो प्रकार का खनिज पाया जाता है यहां, एक तो पाया जाएगा आपका बॉक्साइड, और दूसरा पाया जाता है सोना। खनिज की बात कर लेते हैं, खनिज, खनिज में पाया जाता है बॉक्साइड। बॉक्साइड, बॉक्साइड कहां पाया जाता है, तो सबसे पहले जसपुर पाट, जसपुर पाट। बॉक्साइड का मैदान कहां है, जमीर पाट,
और पंडरापाट, यहाँ पे भी बॉक्साइट पाया जाता है। एक है दातुन पानी, दातुन पानी, यहाँ पे क्या पाया जाता है, बॉक्साइट। और एक क्या खनिज पाया जाता है बताया मैं, सोना, सोना। तो सोना पाया जाता है तपकरा और बरजोर में, सोना पाया जाता है तपकरा और बरजोर। तपकरा और बरजोर में क्या पाया जाता है, सोना पाया जाता है। कोई डाउट है यहां तक? तो चलो यहां से गए पत्थल गांव, पत्थल गांव में क्या है, किलकिला घाटी। लुडेक, लुडेक क्या है, टमाटर की राजधानी। कांसाबेल में कुछ नहीं है। कुनकुरी में एशिया का दूसरे नंबर का कैथोलिक चर्च, सबसे बड़ा कैथोलिक चर्च, अवर लेडी ऑफ रोजरी नाम है। जसपुर नगर ये एक जिला मुख्यालय है। और जसपुर नगर में क्या क्या है, प्रसंस्करण केंद्र, चाय प्रसंस्करण केंद्र, कॉफी प्रसंस्करण केंद्र, है ना, मिर्ची प्रसंस्करण केंद्र, आलू और टाऊ प्रसंस्करण केंद्र प्रस्तावित है ना। तो जसपुर नगर। और क्या बताया था जसपुर नगर से, इतना ही है, जिला मुख्यालय है ना, ये हो गया सब। तो अब यहाँ आते हैं तपकरा। तपकरा में क्या है, सर्प ज्ञान केंद्र, छत्तीसगढ़ के नागलोक के नाम से प्रसिद्ध है। हाँ, इब नदी के तट पे स्थित है। उसके बाद यहाँ पर बगीचा तहसील में आ जाते हैं। बगीचा तहसील किस लिए प्रसिद्ध है, दो नदियों का उद्गम होता है, कन्हार नदी और इब नदी। कन्हार नदी बखोनी चोटी से, इब नदी खुर्जा पहाड़ी से, दो नदी का उद्गम होता है ना। उसके बाद मनौरा बगीचा, है ना, ये हो गया सन्ना बगीचा। तो सन्ना, सन्ना किस लिए प्रसिद्ध है, सन्ना छत्तीसगढ़ का स्विट्जरलैंड बोलते हैं, है ना। ठीक, तो ये हो गया आपका, ये इब नदी इधर आ जाता है, ये हो जाता है। और यहाँ पर पाट, तो यहीं से को दो बार में डिवाइड कर देंगे, ऐसे दो भाग में। तो सब जसपुर पाट, जसपुर पाट सबसे बड़ा और सबसे चौड़ा पाट है। उसी तरीके से पंडरा पाट में देखेंगे तो पंडरा पाट में ही बगीचा तहसील है और यहीं से दो नदी का उद्गम होता है। ठीक है, ऊपर देखेंगे बलरामपुर में तो दो ठो पाट है, सामरी पाट, लहसुन पाट और जमीर पाट, तीन पाट है, तीनों पाट की विशेषता बता दिया। उसके बाद इधर देखेंगे तो जसपुर और सरगुजा दोनों में क्या आता है, जारंग पाट। हाँ, तो मेन पार्ट तो सरगुजा में ही आता है, जारंग पाट का दो क्षेत्र में विस्तार है। तो जारंग पाट में किसका, बॉक्साइट का भंडार। और जमीर में, जमीर मतलब जमीन, तो जमीन में क्या है, जमीन में मैदान, ऐसा याद रखो। मैदान और भंडार ये दोनों में अंतर है, कंफ्यूजन हो जाएगा वहां, दोनों ऑप्शन में रहेगा। बॉक्साइट का मैदान कहाँ है, बॉक्साइट का भंडार कहाँ है, तो याद रखना दोनों को। तो ये है आपका क्या, और यहाँ किलकिला जिला हो गया। कौन सा नेशनल हाईवे गुजरता है यहाँ से, NH-43, समझ जाएंगे इतना। हाँ, कौन सा, ये वाला, ठीक है। तो ये पाट प्रदेश है, याद हो जाएगा। कितना जिला पढ़े हम लोग आज, सूरजपुर, सरगुजा, जसपुर। अब एक तो जिला बच गया बलरामपुर बस, है ना। चलो नोट कर लिए तो सब लोग। अब देखो इसको, ये डिटेल देख लेना एक बार। सूरजपुर जिले का गठन 2012 में हुआ था, है ना, मात्र सरगुजा से कट के हुआ है। जिला मुख्यालय सूरजपुर है। इसमें सीमावर्ती जिले सारे मैप में बताए हूं, वही चीज लिखी हुई है, नया कुछ नहीं है इसमें। सीमावर्ती राज्य मध्य प्रदेश है, तहसील ध्यान नहीं देना है, विकासखंड 6 है, पूरा विकासखंड को मेंशन किए थे अपन, है ना। नगर पालिका परिषद सूरजपुर है, विधानसभा क्षेत्र 3 है, भटगांव, प्रेमनगर, प्रतापपुर, है ना। और राष्ट्रीय राजमार्ग NH-43। ठीक, ये PDF आपको मिलेगा, मैं प्रोवाइड कराऊंगा। बलरामपुर जिला, बलरामपुर तो नहीं पढ़े हैं अभी। तो सरगुजा जिला, जशपुर, पहले देखते हैं जसपुर। चलो, जिला गठन 1998 में हुआ था, रायगढ़ से अलग हुआ है ये जिला, है ना। जसपुर, क्या चीज, अच्छा इसमें टाइपिंग मिस्टेक हो गया ना, तहसील में। ये सही है, जो विकासखंड है, विकासखंड को मैं फोकस करना, इसको मैं सुधरवा दूंगा इसको, ठीक है। ये टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, उसका इसमें लिख दिए वो। चलो, तो ये मात्र जिला रायगढ़, इसका जसपुर नगर मुख्यालय है, जिला मुख्यालय, है ना। सीमावर्ती जिले तो ये हो गया, सीमावर्ती राज्य। विकासखंड याद रखना इसमें, ठीक। नगर पालिका परिषद जसपुर नगर, विधानसभा क्षेत्र 3 है, NH-153 343। ये कौन सा जिला है, जसपुर जिला ना। हाँ, तो जसपुर जिला से NH-43 गुजरता है ना, NH-43, तो ये नीचे वाला ही डाल दिए, ठीक है। तो ये जसपुर जिला, इसको मैं सुधरवा दूंगा। सरगुजा जिला 1948,
में जिला गठन हुआ, इसका मुख्यालय अंबिकापुर है। ठीक, सीमावर्ती जिले ये सब है। विकासखंड 7 विकासखंड है जो मैं बताया था। ठीक, इसके बाद देखेंगे आप नगर निगम अंबिकापुर, नगर पालिका कांकेर, विधानसभा क्षेत्र 3 ठो है। नगर पालिका कांकेर आ गया इसमें, इसमें ऊपर नीचे कर दिया, वो मैं चेक नहीं कर पाया उसको, टाइपिंग में मैं दिया था उसको, उसके बाद वो ऊपर नीचे हो गया। चलो मैं उसको करवा दूंगा, ठीक है ना। राष्ट्रीय राजमार्ग तो 3 ठो यहाँ पे से राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरेगा, नेक्स्ट 43, 130 और 343। ठीक है, चलो तो इतना समझ जाएंगे आप लोग, तो इतना ध्यान रखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट अपन आएंगे, तो इसके बाद बोल रहे हम लोग बलरामपुर जिला, सरगुजा संभाग का सिर्फ एक जिला बचा, फिर कंप्लीट हो गया पूरा। ठीक, चलो लाइव वालों को कोई डाउट है? समझ में आ रहा है सब? लाइव वालों को कोई डाउट है तो पूछिए, तो फिर एंड करते हैं क्लास।